ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए आशीष केडिया एंड इस बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैराथन सेशन जिसका नाम मैं रख रहा हूं सारांश का सारांश में आप लोग सबका बहुत दिल से वेलकम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन होने वाला है ये टॉप नॉच एमसीक्यू के स्टैंड पॉइंट से, बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं वो एक एमसीक्यू एग्जाम है, उस स्टैंड पॉइंट से बहुत ही सॉलिड मैराथन होने वाला है। इसका नाम मैंने सारांश का सारांश रखा है जिसका मतलब एक समरी होता है, पर इसमें आपको फील होगा कि अगर आप लोग कायदे से पूरे मैराथन को सुन लो तो आप लोग अपने एग्जाम के लिए बेहद अच्छे और डिटेल्ड तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, राइट। जहां तक इस मॉड्यूल का सवाल है, इस नोट्स का सवाल है जो आपके सामने डिस्प्ले होने लग रहा है, ये आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो मटेरियल है सारांश वही है, तो वो आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हो व्हाइल वॉचिंग दिस मैराथन। चलिए सर, शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स है, राइट। वो एक इंट्रो चैप्टर है। इसके पहले कि मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है या उसके बारे में बात करूं, चलिए इकोनॉमिक्स क्या है वो समझते हैं। सो दोस्तों, पहली बात तो इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में बटी हुई है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू स्टैंड पॉइंट से सारी बातें हो रही है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट से डील करता है, टोटलिटी से डील करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि मैं अगर एक पेड़ के बारे में बात कर रहा हूं ना, मैं अगर एक पेड़ के बारे में बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्री, देन आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर मैं पूरे फॉरेस्ट जिसके अंदर बहुत सारे ट्रीज है उनके बारे में बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। बराबर है सर। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो की तरफ ज्यादा यू नो इंक्लाइंड है। इसका रीजन है कि एक इंडिविजुअल बिजनेस को बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करने होते हैं, तब बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, डिमांड सप्लाई, बिजनेस में क्या सिनेरियो चल रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इसलिए ये बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। दो इसके अंदर मैक्रो कंपोनेंट्स भी रहते हैं। अब अगर हम लोग फीचर्स का बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स के, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। कोई भी चीज साइंस कब होता है, उसके अंदर मेनली चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसको साइंस बोलने के लिए, चार साइंस बोलने के लिए चार कॉन्सेप्ट्स होना जरूरी है। ट्रिक है सो क्यूट, SOCU, TE तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, सो क्यूट। कोई भी चीज साइंस तब होता है जब उसमें क्या फीचर्स होते हैं, सो क्यूट। क्या? सो क्यूट। TE को भूल जाओ। SOCU, S बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स और लॉज है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, वैसे ही साइंस में भी बहुत सारे लॉज होते हैं, तो इसीलिए बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ओ, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डिस्कवर हुए हैं। और सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी जो थ्योरीज आई हैं वो सब आफ्टर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस हुई है। इसीलिए एस फॉर साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ओ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, सी कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस के जितने प्रिंसिपल्स है सब में कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं ना, कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है, जैसे न्यूटन बोलता था टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अगर आप कोई चीज को पुश कर रहे हो तो वो चीज आपको पुश बैक करेगा, राइट। वैसे ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स भी तो बताता है, कोई कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ गया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। यस और नो बताइए। यस सर, हम लोग अग्री करते हैं आपसे। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और यू, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यू बोले तो यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे बाबू साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, तो जनरल कमोडिटीज के लिए पूरी दुनिया में ये होता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी दुनिया में प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है। ऑब्वियसली मैं एक्सेप्शंस का बात नहीं कर रहा, पर जनरल रूल तो यही है ना। इसीलिए तो कोई भी चीज साइंस होने के लिए क्या फीचर्स होना चाहिए, सो क्यूट, बेस्ड ऑन साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये सारे फीचर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, इसीलिए बाबू बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। और फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादा किससे इंस्पायर्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि यहां इंडिविजुअल बिजनेस का डिसीजन मेकिंग देखा जा रहा है।
लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स भी इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे जब बिजनेस कोई डिसीजन लेता है तब वो इकोनॉमी में देखता है कि नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, यस और नो। इसलिए इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो। इट्स एन आर्ट, ये आर्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेसेस को मैनेज करने लग जाते हो तो आप धीरे धीरे बेटर होते चले जाते हो, है ना, विथ नॉलेज, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैग्मैटिक, प्रैग्मैटिक का मतलब है इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल, एक प्रॉब्लम देखकर उसका सोल्यूशन बताता है, न कि केवल थ्योरेटिकल है। एंड नॉर्मेटिव, जी हाँ सर, नॉर्मेटिव एमसीक्यू में क्या आएगा कि आप नॉर्मेटिव वर्ड आंसर करोगे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, दो तरीके के साइंस होते हैं। एक होता है बाबू जिसको बोलते हैं पॉजिटिव साइंस, और एक होता है जिसे बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। अगर इंस्टीट्यूट को आपको एमसीक्यू में पूछना रहा ना, तो इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा मैं आपको बताता हूं। बाबू, पॉजिटिव साइंस वो होता है जो केवल ये बताता है व्हाट इज। पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ओनली डिस्क्राइब्स व्हाट इज। आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कहा हाँ आपका पेट दर्द हो रहा है, मतलब आपका पेट खराब है, तो आपको तो गुस्सा आएगा, बोलेगा भाई डॉक्टर ये तो मुझे पता था इसीलिए मैं तेरे पास आया। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव है। इसका मतलब है सिर्फ इकोनॉमिक्स डजंट डिस्क्राइब व्हाट इज, क्या सिचुएशन है इकोनॉमी का वो तो बताता ही है, एंड इट ऑल्सो टेल्स व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। तो डॉक्टर जब आपको ये कहे कि तो आपको अब ये कम खाना है और ये ज्यादा खाना है, तो व्हाट शुड बी जब बताए उसे नॉर्मेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ओनली डिस्क्राइब्स व्हाट इज। एक टाइम तक मानना था कि इकोनॉमिक्स ओनली डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलता है इट डिस्क्राइब्स व्हाट इज एंड ऑल्सो टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए, इसलिए नॉर्मेटिव। तो अगर व्हाट ऑट टू बी बाबू एमसीक्यू में कभी दिख गया ना आपको, व्हाट ऑट टू बी, तो याद रखना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का बात हो रहा है। राइट सर। 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। व्हाट आर द 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सर? व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट बनाए और कितना प्रोडक्ट बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। चलिए आइए मैं इसको पूरा खोलता हूं बात को। व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम ये डिसाइड करता है कि देखो ये बताता है कि रिसोर्सेस तो अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है। अब अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो इस लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ क्या आप सब कुछ बना सकते हो? नहीं सर, सब कुछ तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि किन गुड्स का प्रोडक्शन हम लोग पोस्टपोन करेंगे और किन गुड्स का प्रोडक्शन अभी करेंगे, और कितना प्रोडक्शन करेंगे, मतलब ज्यादा गन्स बनाए कि ज्यादा बटर बनाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये है पहला इकोनॉमी में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये प्रॉब्लम क्यों आया? बिकॉज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड पर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सुनते चलिएगा, एक एक बात एमसीक्यू ओरिएंटेड बता रहा हूं। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है बाबू कैसे बनाए, क्योंकि एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सर व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन? डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है विच यूजेस मोर ऑफ मशीन्स एंड लेस ऑफ लेबर। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मींस विच यूजेस मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ मशीन्स। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ये आ जाता है कि क्या बनाना है वो तो पता है, कैसे बनाए, ज्यादा मशीन यूज करें, कम स्टाफ यूज करें, या ज्यादा स्टाफ यूज करें और कम मशीन यूज करें। What and how much to produce. And third problem is for whom to produce. ये जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, who will be the consumer, क्या हम लोग रिच के लिए बना रहे हैं, क्या हम लोग पुअर के लिए बना रहे हैं। इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, who will get the resources, who will get the resources, किसको ये रिसोर्स मिलेगा, किसके बीच में ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? यस सर अंडरस्टूड। अच्छा, इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो शुरुआत में बुक लिखने वाले थे एडम स्मिथ 1776, जिसमें उन्होंने बुक का नाम रखा था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स पैसा है, पैसा इकोनॉमिक्स है। अरे वो एक मूवी थी, नाम मैं भूल रहा हूं, कुछ कुछ होता है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखना, शाहरुख खान का एक मूवी है। तो उसमें ना एक टीचर होती है मिस ब्रिगेंजा बोल के, है ना, वो क्लासरूम में आती है और उसमें शायद शाहरुख खान का नाम है राहुल। तो वो शाहरुख खान से पूछती है या पूरी क्लास से पूछती है दोस्ती क्या है, तो शाहरुख खान है,
वो भाई साहब बोलते हैं दोस्ती प्यार है और प्यार ही दोस्ती है, प्यार ही दोस्ती है और दोस्ती ही प्यार है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से एडम स्मिथ बोलता है इकोनॉमिक्स पैसा है और पैसा ही इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पैसा है और पैसा ही इकोनॉमिक्स है। तो कुछ कुछ होता है ना, शायद वो आइडिया एडम स्मिथ से चुराया था। खैर जो भी है, एडम स्मिथ किस पे फोकस करता है? वेल्थ पे। किस पे? वेल्थ पे। किस पे? वेल्थ पे। रट जाना चाहिए, किस पे? वेल्थ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू फंडामेंटल फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। व्हाट आर द टू फंडामेंटल फैक्ट्स? वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वेरी गुड। अब आप लोग देखिए बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। मैंने क्या कहा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स को स्टडी करता है। टोटल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, वो एग्रीगेट्स को स्टडी करता है। सर हमें समझ में आ गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन लेना देना किससे है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। पर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैक्रो एलिमेंट्स का कंपोनेंट्स रहता है। तो जो हमने आपको फीचर्स बताया एक बार देख लीजिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, मैंने बताया, सो क्यूट। इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स लार्जली, पर इसमें मैक्रो एनालिसिस भी होता है। नेक्स्ट बात, it is based on theory of markets and private enterprises, practical in approach, normative मतलब not only describes what is but also what should be, interdisciplinary in nature मतलब बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अलग ब्रांचेस का नॉलेज होना चाहिए। आपको मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग एडुकेशन और नॉलेज के ब्रांचेस का एप्लीकेशन होता है इस फील्ड में। सर हमें समझ में आ रहा है बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किन प्रॉब्लम से डील करता है? जो भी प्रॉब्लम्स आप इंडिविजुअल लेवल पर सोच पा रहे हो ना दोस्त, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स उससे डील करता है। उदाहरण के तौर पर प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट। देखो एक इंडिविजुअल का बात हो रहा है। बिहेवियर ऑफ अ फर्म, कंज्यूमर का बिहेवियर, इंडस्ट्री का लोकेशन, देखो ये एक इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम है। फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके बारे में स्टडी करता है। तो एक आईसीआई क्या कर सकता है, आपको एमसीक्यू में दे सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट, अब इन तीनों में ये तीनों दे दिया और लिख दिया ऑल ऑफ द अबव, तो आपको लिखना होगा ऑल ऑफ द अबव। या माइक्रो इकोनॉमिक्स डजंट स्टडी अबाउट, अब इसमें तीन ऑप्शन ये दे दिया और एक ऐसा दे दिया जो मैक्रो का है, तो आपको फिर वो मैक्रो वाले ऑप्शन को करना होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो के अंदर क्या क्या कवर्ड है। प्रोडक्ट प्राइसिंग कवर्ड है, बिहेवियर ऑफ फर्म्स कवर्ड है, फैक्टर प्राइसिंग कवर्ड है, इंडस्ट्रियल लोकेशन कवर्ड है, कंज्यूमर बिहेवियर कवर्ड है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल कवर्ड है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कवर्ड है सर? देखो अब एग्रीगेट्स आ जाएंगे। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। राइट सर, ये सारी चीजें कवर्ड है। सर कंज्यूमर बिहेवियर यहां पर भी है, यहां पर भी है। एग्जाम में आया तो हम लोग क्या लिखेंगे? आप लोग ना उस केस में आप लोग माइक्रो की तरफ लिखोगे, बस कह दिया मैंने, मतलब कह दिया, आंख बंद करके ट्रस्ट करो बस। सर समझ आता है हमें। अब अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में फर्क बताना है तो प्राइमरीली यही है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को मेनली कंटेन करता है, जबकि इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दोनों को कंटेन करता है। इकोनॉमिक्स जनरल चीजों को डिस्क्राइब करता है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग से कंसर्न्ड है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी में मेनली तीन प्रॉब्लम्स होते हैं। हालांकि हम लोग एक चौथा प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए और कितना बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसको ये प्रोडक्ट मिलेगा। एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी में आगे ग्रोथ कैसे आएगा। राइट, ये बोल दिया मैंने आपको। अब आप लोग समझ लीजिए तीन तरीके की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? फ्रेंड्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो एडम स्मिथ जिसका सपना देखता था, वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन प्रॉफिट्स। ऐसी इकोनॉमी जहां रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट बिजनेसेस, बिजनेसमैन कंट्रोल द रिसोर्सेज। गवर्नमेंट है पर गवर्नमेंट लॉ का रेगुलेशंस ये सब देखता है, लेकिन मेन बिजनेस डिसीजन मेकिंग या बिजनेसेस
प्राइवेट सेक्टर करता है। तो इस इकोनॉमी में गोल क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव। एडवांटेज क्या होगा? ये इकोनॉमी बहुत कॉम्पिटिटिव होगी। पर डिसएडवांटेज होगा कि यहाँ पे लोगों का नहीं सोचा जाएगा, वेलफेयर ऑफ एवरीवन नहीं सोचा जाएगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलेगा, बट रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, राइट। एग्जांपल आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, हांगकांग, साउथ कोरिया, अलग अलग इकोनॉमीज है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, फ्रेंड्स, रशिया या चाइना, ये ऐसी इकोनॉमी है जिसका मेन गोल सोशल वेलफेयर है। यहां सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करता है। यहां सारे रिसोर्सेज कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करता है। दैट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, राइट, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? फ्रेंड्स, इंडिया, जहां पे गवर्नमेंट भी बिजनेसेस रन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं, राइट। दैट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेन गोल सोशल वेलफेयर रहता है। ये बात आप लोगों को पता रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे और हम लोग अब बात करेंगे डिमांड के बारे में। फर्स्ट टॉपिक का समरी आप लोगों को मिल चुका है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब अगर अपने डिमांड को सम अप करें तो चलिए डिमांड के बारे में समझते हैं। कभी भी अगर आपको डिमांड पढ़ना है तो दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एबिलिटी और विलिंगनेस। डिमांड के डेफिनेशन में इंस्टीट्यूट ऑप्शंस देगा एमसीक्यू में, तो याद रखना दो चीजें होनी चाहिए, एबिलिटी और विलिंगनेस। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब है कि डिमांड का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए तो वांट हो गया। डिमांड होने के लिए दो चीज चाहिए, नियत और औकात, एबिलिटी और विलिंगनेस। एबिलिटी का मतलब होता है औकात, ठीक है ना सर, ये कैसा वर्ड यूज कर रहे हो, समझाने के लिए बोल रहा हूं। और विलिंगनेस का मतलब है नियत। तब आप बोल सकते हो कि कोई चीज का डिमांड है। मान लो ये पेन है 5000 का, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या मुझे ये खरीदना है? हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे ये खरीदना है, नियत है। क्या मेरे पास इतने पैसे हैं 5000? हाँ मेरे पास है। तो एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। बात सर हमें समझ में आती है। तो डिमांड मींस बोथ एबिलिटी एंड विलिंगनेस। आगे बढ़ते हैं। सर लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था? अगर आ गया तो याद रखिएगा, एल्फ्रेड मार्शल चाचा जी ने दिया था। एल्फ्रेड मार्शल चाचा जी, ऐसे ही मैं बोलता हूं, आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर किसी कमोडिटी का, यहां पे हम लोग नॉर्मल कमोडिटी का बात कर रहे हैं, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, एंड अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इफ प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड इफ प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बताता है कि जो डिमांड कर्व है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट अपने स्टडी करते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट अपने स्टडी करते हैं, है ना। तो जैसा आप देख पा रहे हो यहां पर ये जो कर्व है ये लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली मैंने इसमें वाई एक्सिस प्राइस ये सब नहीं लिखा है, अभी बात बता रहा हूं। एक बात याद रखना, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी होती है, वाई एक्सिस पे प्राइस या कोई भी और अदर फैक्टर होता है, पर क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, ठीक है सर। इसके बाद सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट? नंबर वन है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का खुद का प्राइस डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। सर हमें बातचीत समझ में आ गया, आगे बढ़ो सर आप। दूसरा फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नॉर्मल कमोडिटी है अगर, तो इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगा। नॉर्मल कमोडिटी के केस में इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगा। पर व्हाट इफ सर इंफीरियर कमोडिटी है? मुझे एक बात बताओ, दो तरीके के राइस है, गुड क्वालिटी राइस और बैड क्वालिटी राइस। जब आपका इनकम एकदम कम था तब आप बैड क्वालिटी खाते थे, जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो बाबू ये बताओ बैड क्वालिटी राइस का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। तो ये बात आपने सही बोली। तो इन सिंपल लैंग्वेज, इफ इनकम राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल कमोडिटी जैसे कपड़े बढ़ेंगे। अगर मैं ज्यादा इनकम कर रहा हूं तो मेरा कपड़ों का डिमांड भी बढ़ेगा। बट इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ने से डिमांड घटता है। इसे इंफीरियर, समझ में आ रहा है, ये इंफीरियर कमोडिटीज का केस है। इसे इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ा पर डिमांड घटा, किसका? इंफीरियर गुड्स का। इसे इनवर्स रिलेशन कहते हैं। सर हमें बात समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मैंने आप लोगों को एक फैक्टर बता दिया जो डिमांड को अफेक्ट करता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर बता दिया। चलो एक और फैक्टर बताता हूं,
रिलेटेड कमोडिटीज। अब बाबू रिलेटेड कमोडिटीज में दो शब्द इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो गया है। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड और कंज्यूम्ड टुगेदर। सर माने कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखा गया है इनवर्स रिलेशनशिप, माने अगर गाड़ियों का दाम बढ़ जाएगा तो गाड़ियों का डिमांड कम हो जाएगा, तो नेचुरली पेट्रोल का डिमांड भी कम हो जाएगा। सो कार एंड पेट्रोल हो गया इनवर्स रिलेशनशिप का एग्जांपल। और यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्लियर हो गया क्योंकि दे आर यूज्ड टुगेदर। पर सर सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या देखा गया है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ चाय, प्राइस ऑफ टी बढ़ गया, तो अगर चाय महंगा हो गया तो चाय की डिमांड घट जाएगी, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यानी प्राइस ऑफ टी राइजेस, डिमांड फॉर कॉफी विल राइज। आप लोग जाते हो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो क्या होता है, आप लोग क्या देखते हो? आप जाते हो चाय के लिए, अब आपको कैफे में पता लगता भैया चाय तो बहुत महंगा हो गया, आप बोलते हो ओ मैं तो आज से कॉफी पीऊंगा। यस, तो if price of tea rises, demand for coffee will rise. Yes or no? It is a direct relationship. सर समझ में आ गया। एंड ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है क्योंकि दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। पहला केस था प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। एंड नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ऑब्वियसली अगर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लगता है तो डिमांड भी बढ़ेगा। सर ये बहुत ही सिंपल बात आपने कहा। तो नॉर्मली स्पीकिंग डिमांड कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, पर कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसको एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, जहां डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी होती है, जहां डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी होती है। वो केसेस मैं अभी आपको समझाने लगता हूं। देखिए, पहला बात, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के पहले लॉ ऑफ डिमांड रिवाइज करना जरूरी है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा। तो एक्सेप्शन क्या होगा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। उस केस में ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, यह है एक्सेप्शंस का ग्राफ। याद रखिए मैं एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो सर सबसे पहला है गिवन गुड्स। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का नंबर 1 पॉइंट है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स। कम ऑन, साथ साथ बोलो, गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स। अरे बाबू आप जो काला चश्मा पहन के बैठे हो घर पे, हाँ आप ही, आप नहीं बोल रहे हो, फिर से बोलो साथ में। गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स whose rise in price leads to rise in demand, whose rise in price leads to rise in demand। सर मतलब एग्जांपल देता हूं ना, ये एक्चुअली गिफन गुड्स का चक्कर क्या है, बेसिकली आपको मैं समझाता हूं। ये बात वर्ल्ड वॉर का है। रॉबर्ट गिफन नाम का इकोनॉमिस्ट इस कॉन्सेप्ट को लाया था। तो याद रखना, रॉबर्ट गिफन गिफन गुड्स को डिफाइन किया था। खैर जो भी है, ये क्या देखा था बेसिकली, उस समय ना दो ही गुड्स होते थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो लोग खाया करते थे। मान लो ब्रेड और चिकन। चिकन होता था पार्टी टाइप फूड, जैसे अभी पिज्जा पास्ता नहीं है क्या, वैसे पार्टी टाइप फूड हुआ करता था चिकन। और डे टू डे पेट भरने के लिए जो हमारे लिए रोटी चावल है वो उनके लिए ब्रेड हुआ करता था, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि ब्रेड का दाम बढ़ने लगा। तो अब नॉर्मली तो दुनिया बोलेगी कि ब्रेड का दाम बढ़ रहा है तो ब्रेड का डिमांड घटना चाहिए। पर क्या हुआ आप लोगों को मैं समझाता हूं। गिफन गुड्स के केस में क्या हुआ था, बेसिकली ब्रेड, यहां पर गिफन गुड्स कैसे है वो भी समझ आएगा। जब ब्रेड का दाम बढ़ने लगा तो लोगों को ये डर लगा कि भाई कहीं हम भूखे ना मर जाए, पार्टी करना छोड़ो। तो वो लोग पार्टी करना कम कर दिए, और जो पैसे, ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है, तो जो पैसे वो लोग चिकन खरीदते थे, जिन पैसों से वो लोग चिकन खरीदते थे, उस पैसे से वो लोग ब्रेड खरीदने लगे। देखा ये गया कि ब्रेड का दाम बढ़ने के बाद ब्रेड का डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ गया, तो प्राइस के साथ साथ डिमांड उल्टा बढ़ गया। दैट वाज एट द एंड ऑफ द डे प्रिस्क्राइब्ड एज गिफन इफेक्ट या गिफन गुड्स, ठीक है ना। और भी फैक्टर्स है जो मैं बताता हूं एक्सेप्शन। ये देखो, बैंड वैगन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट, ये लोग भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। इनके केस में भी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो क्या पता एग्जाम में ना टीचर ऐसे ना दे कि विच ऑफ दिस इज अ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। वो तो आपको याद है, गिफन गुड्स, बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट। टीचर शायद ऐसे दे दे, विच ऑफ देम हैव अ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो आप लोग बोलोगे अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, तो समझ जाना एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड से एक्चुअली में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। पहला है गिफन इफेक्ट, दूसरा है बैंड वैगन और स्नॉब इफेक्ट। देखो बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहा होता है, इसलिए नहीं
कि उसको ये प्रोडक्ट बहुत जोर से चाहिए, इसलिए क्योंकि बाकी सबके पास भी वो प्रोडक्ट है। इसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। मान लो आप लोगों के पास ऐसा कोई सिंपल सा फोन है, मेरे पास जैसे एक सिंपल सा फोन है, पर आपके किसी फ्रेंड ग्रुप में सभी के पास आईफोन है, एप्पल का फोन है, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि भाई सबके पास एप्पल है तो मुझे भी एप्पल का फोन चाहिए। हालांकि काम आपके एग्जिस्टिंग फोन में भी आपका सारा हो रहा है, चैटिंग है ना, सब हो रहा है आपका एग्जिस्टिंग फोन में भी। इसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। तो प्राइस चाहे आईफोन का ज्यादा है, फिर भी डिमांड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सब खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना है। और सब क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि सब खरीद रहे हैं। बैंड वैगन इफेक्ट। तो भले ही प्राइस बढ़े, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है, क्योंकि सबके पास है तो हमें भी चाहिए। बात समझ में आया? ये भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। और ठीक इसका उल्टा स्नॉब इफेक्ट है। हालांकि दोनों एक्सेप्शंस ही है। स्नॉब इफेक्ट, देखो बाबू, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में मैं प्रोडक्ट इसलिए खरीदता था क्योंकि सबके पास वो प्रोडक्ट थे, तो मुझे अजीब लगता था कि मेरे पास नहीं है। स्नॉब इफेक्ट में मैं प्रोडक्ट इसलिए खरीदता हूं क्योंकि मुझे स्टेटस सिंबल दिखाना है। मुझे दिखाना है कि जो प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है वो मेरे पास है। मान लीजिए डायमंड का प्राइस बढ़ रहा है, तो मुझे ये दिखाना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। तो जब डायमंड का प्राइस बढ़ रहा है ना, तो मैं उल्टा और डायमंड खरीद लिया। ये है स्नॉब इफेक्ट, है ना, ये है स्नॉब इफेक्ट। आप लोग वो गाना सुने हो क्या? एक बार सुनना है ना, वीडियो पॉज करके जाओ, जाके सुन के आओ। मैं गाना बोलता हूँ, कुड़ी कहती बेबी पहले जैगवार ले लो। तो कुड़ी जैगवार लेने क्यों बोल रही है? कुड़ी i10 i20 लेने क्यों नहीं बोल रही है? ये बताइए मुझे आप। स्नॉब इफेक्ट, क्योंकि कुड़ी को अटेंशन चाहिए कि जो किसी के पास नहीं है वो मेरे पास है। आपका बात नहीं कर रहे हैं, गाड़ी का बात कर रहे हैं। कुड़ी कहती बेबी पहले जैगवार ले लो, फोकस जैगवार पे है। ये है स्नॉब इफेक्ट। कोई चीज, एक कोई प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है, मेरे पास है, ये जो खुशी मुझे मिल रहा है ना, दैट इज स्नॉब इफेक्ट। तो भले ही प्राइस बढ़े, मैं हायर प्राइस पे और खरीदूंगा। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। शायद आप लोगों को बात समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें ना दो केसेस होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। सर बताइए वो दो केसेस क्या है? बाबू, पहला केस होता है आपका, प्लीज समझिएगा, पहला केस होता है मूवमेंट ऑफ डिमांड। पहला केस होता है मूवमेंट ऑफ डिमांड और दूसरा केस होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड। पहला केस होता है मूवमेंट ऑफ डिमांड और दूसरा केस होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड। अगर मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में फर्क समझना है, पहले तो आप लोग अपने दिमाग को ये बताओ, मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। अरे बोलो, मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। बोलो, मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। कम ऑन, मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। कम ऑन, मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं और शिफ्ट को चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या, ये बताता हूं मैं। बाबू, मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे जो एक प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे ओन प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कितनी सारी चीजें हैं जो एक प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मूवमेंट इन डिमांड कर्व तब होता है जब कमोडिटी का डिमांड कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से चेंज हो रहा हो। तो प्राइस के खुद के बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड में जो फर्क आता है उसे मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। पर अगर बाबू इनकम या कोई भी और फैक्टर की वजह से डिमांड में बदलाव आता है तो हम लोग उसे शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। तो हम लोग उसे शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कोई भी और अदर फैक्टर की वजह से आता है, ओन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें ओन प्राइस का हाथ नहीं होता। शिफ्ट कोई और अदर फैक्टर की वजह से आता है, इसमें ओन प्राइस का कोई हाथ नहीं होता। सर हमें बात समझ में आ गया है। एक और बात बताता हूं फिर मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में। मूवमेंट में ना हम लोग अलोंग द सेम डिमांड कर्व ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो देयर इज अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। याद रखना, अगर सेम डिमांड कर्व में आप नीचे की तरफ मूव किए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और अगर सेम डिमांड कर्व में अपने अपवर्ड मूव किए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पर अगर शिफ्ट का बात होगा तो हम लोग सेम डिमांड कर्व में नहीं, अगर राइटवर्ड गए तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड गए तो डिक्रीज इन डिमांड। तो मूवमेंट के दो टाइप से, क्या? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट के दो टाइप से, क्या? इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और मूवमेंट के एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सर हमें बातचीत क्लियर हो गया सर? यस और नो?
यस सर, आगे बढ़ो सर, अब आप आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर। अब हम लोग बाबू समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाबू एक बात इंस्टीट्यूट पूछ सकता है ट्रू और फॉल्स टाइप में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या क्वालिटेटिव फेनोमेना है कि क्वांटिटेटिव फेनोमेना है। याद कर लीजिए, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव फेनोमेना, गोल्डन स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव फेनोमेना, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव फेनोमेना। सर ऐसा क्यों सर, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव फेनोमेना क्यों है सर? बाबू लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव फेनोमेना इसलिए है बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड हमें यह तो बताता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा या प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा, बट कितने हद तक, बाई हाउ मच, क्या ये हमें बताता है? क्या लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बात बताता है? जवाब है नहीं सर, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बात तो नहीं बताता। एग्जैक्टली माय पॉइंट, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें खाली ये बताता है about direction कि if price rises quantity will go downwards but not about the magnitude. That is why law of demand is qualitative in nature. पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यह बताएगा कि अगर प्राइस 1% से बदल रहा है तो क्वांटिटी कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन जो भी फैक्टर है। अगर ओन प्राइस है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ड्यू टू इनकम है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ड्यू टू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। खैर, अगर हम लोग परसेंटेज मेथड की बात करें तो इलास्टिसिटी को मेजर करने का तरीका देखो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग हमेशा मॉड्यूलस में लिखते हैं। अच्छा, याद रखना नॉर्मली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वाई, एमसीक्यू में। इसका रीजन है बिकॉज देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फिगर आपको मिलता है डियर स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव फिगर मिलता है। खैर जो भी है, पॉइंट पर मैं आता हूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? आइए स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इलास्टिसिटी का बता रहा हूं, बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बाबू अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी हुआ तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। समझ आ गया? अब मान लो एक बार के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाबू 1.5 आया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर प्राइस 1% से चेंज हुआ, अगर प्राइस 1% से चेंज हुआ तो क्वांटिटी 1.5% से चेंज हो रहा है। ओह, ये बात है क्या सर? हाँ जी स्टूडेंट्स, उतने टाइम्स। तो मान लो प्राइस 1% से बदला तो क्वांटिटी 1.5% से, प्राइस अगर 2% से बदला तो क्वांटिटी 2 इंटू 1.5 यानी कि 3% से, उतने गुना। और हमेशा मॉड्यूलस में लिखेंगे, क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये देखो मैंने आपको निपटा दिया, प्राइस इलास्टिसिटी समझा दिया। चेंज इन डिमांड ड्यू टू ओन प्राइस, जब उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी में ड्यू टू इनकम बात करते हैं जी सर। क्रॉस इलास्टिसिटी में ड्यू टू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात याद रखना, अब दो तरीके के गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम साथ साथ हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा। यस और नो? म्यूजिक बजाना उसके बाद वाला, हाँ मेरे को भी। अब इधर देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर प्राइस ऑफ कार बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल घटता है। यस और नो? इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है। तो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि अगर दो गुड्स का क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव आया तो वो गुड्स के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? आप बोलना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पर अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी और कॉफी, टी का दाम बढ़ता है तो कॉफी का डिमांड बढ़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव। तो रट लो, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है मतलब गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो गुड्स आर सब्स्टिट्यूट। और इनकम इलास्टिसिटी पर सिमिलर बात करूं तो इनकम इलास्टिसिटी में अगर इनकम इलास्टिसिटी आपको पॉजिटिव मिल रही है मतलब नॉर्मल गुड्स है लाइक कपड़े, कि इनकम बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रहा है। पर अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आया इसका मतलब गुड्स इंफीरियर है, इनकम बढ़ने के साथ साथ मैं उस गुड्स का कंजम्पशन कम कर रहा हूं।
तो इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव फॉर अ नॉर्मल गुड एंड इट इज नेगेटिव फॉर अ इंफीरियर गुड। एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है सर, आएगा ही आएगा। प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, स्पॉइलर दे रहा हूं, नोट कर लो। यस सर। और पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी भी बाबू मेजर करने के इलास्टिसिटी के दो अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा 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 सर, अच्छा अच्छा सर। अब चलिए हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों अपने समझेंगे कि परसेंटेज मेथड के अंदर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। सर वो 5 टाइप्स क्या है जरा बताओगे क्या? हाँ जी, क्योंकि एग्जाम में किसी से भी एमसीक्यू बन सकता है। पहला होता है दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तीसरा होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, चौथा होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, और फाइनली दोस्तों होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बाबू परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो वैल्यू होती है इलास्टिसिटी की वो होती है इन्फिनिटी। एमसीक्यू में आ सकता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। मतलब क्या होता है वो मैं अभी डिस्कस कर लूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं सर। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में वैल्यू होती है इन्फिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में वैल्यू होती है जीरो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी की वैल्यू मॉड्यूलस में देखा जाता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 होती है। मॉड्यूलस में मतलब हमेशा मॉड ईपी का बात कर रहे होते हैं हम लोग, है ना। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की वैल्यू होती है 1। अब समझते हैं क्या केस है। 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को समझाया है यहाँ पर, राइट। सबसे पहली थी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फ्रेंड्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो ग्राफ है ना वो ये वाला है। इसमें क्या होता है कि प्राइस ना के बराबर चेंज हुआ है, प्राइस ना के बराबर चेंज हुआ है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। ये वाला केस, ये देखो, ये वाला केस प्राइस ना के बराबर चेंज हुआ है, मतलब प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है फिर भी डिमांड में बदलाव आ गया। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हालांकि कोई ऐसा एग्जांपल लेना, एकदम परफेक्ट एग्जांपल लेना कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड दिखाए वो काफी हद तक डिफिकल्ट है। बट कुछ हद तक मैं बोल सकता हूं कि ये आप बोल सकते हो कि प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड चेंज हो गया। इसका मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं दूसरे सेंस में। इनकम हो सकता है प्राइस कांस्टेंट है, इनकम बढ़ गया हो। मान लीजिए एक शर्ट है जो 600 में मिल रहा था, पर पहले मेरे पास इनकम नहीं था। अब मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई, इसकी वजह से मैं ऐसे 10 शर्ट्स खरीद सकता हूं। यस और नो बोलो। यस सर। तो उस केस में डिमांड तो बढ़ गया पर प्राइस तो अभी भी 600 है। तो ये एक एग्जाम्पल बन गया, ये एक एग्जाम्पल बन गया। सर समझ में आता है हमें। इन्फिनिटी वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डिमांड चेंज होता है, प्राइस चेंज नहीं होता। इसका उल्टा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ अच्छा बाय द वे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में एक और चीज देख रहे हो, इसमें जो डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो याद रखना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का केस चल रहा है। यस और नो एवरीवन। उसके बाद आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बाबू परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में वर्टिकल कर्व होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। वर्टिकल क्योंकि ऐसे खड़ा है और वाई एक्सिस से पैरेलल है। इसमें बाबू उल्टा होता है, इसमें आप जितना चाहे प्राइस को चेंज कर लो पर डिमांड वहीं का वहीं रहता है। हो सकता है मेडिसिन के केस में कि मेडिसिन का दाम जितना ही बदल जाए आप डिमांड तो उतना ही, मेडिसिन तो उतना ही कंज्यूम करोगे ना। तो इसलिए इसमें इलास्टिसिटी होती है जीरो, ठीक है। और ये वर्टिकल कर्व होता है, याद रखना। एग्जाम में कैसे दे सकता है, डायग्राम दे दिया और इंस्टीट्यूट ने कहा बताओ ये कौन सा केस है इलास्टिसिटी का, चारों टाइप्स में। तो याद रखना ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। फिर होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बाबू यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर सर ये होता क्या है? बाबू ये ऐसा केस है जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होता है। इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहां पर जो मॉड्यूलस इलास्टिसिटी है वो है 1, वो है 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी नाम में ही है 1, नाम में ही है 1। सर समझ आ गया। इस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बाबू रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब है जहां परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहां परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वहां पे बाबू मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है और फ्लैट कर्व होता है। दिख रहा है, फ्लैटर कर्व होता है, फ्लैटर कर्व। तो एग्जाम में आ गया फ्लैटर कर्व किधर होता है, याद रखना रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में, जहां पे डिमांड चेंजेस बाय ए ग्रेटर परसेंटेज कंपेयर टू प्राइस। ऐसा केसेस होता है लग्जरी गुड्स का, लग्जरी गुड्स का, ठीक है। और फाइनली आता है इन इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यहां पे डिमांड भी बदलता है, प्राइस भी, पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये होता है बाबू नेसेसिटीज के केस में। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया नेसेसिटीज के केस में कौन सा इलास्टिसिटी देखने को मिलता है, तो बोलना रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्यों? क्योंकि मान लो आटे दाल का प्राइस बढ़ गया तो क्या हम खाना कम कर देंगे बहुत जोर से? नहीं। मान लो आटे दाल चावल का प्राइस 10% से बढ़ गया तो क्या मैं 10% से खाना कम कर दूंगा? नहीं। मे बी अगर मेरा इनकम बहुत लिमिटेड है तो मैं 1-2% कम करूं, पर बहुत जोर से तो कम नहीं कर पाऊंगा ना। इसीलिए रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। सिंपल रूल है इसमें याद रखने का कि क्या डिमांड बहुत जोर से बदल सकता है? अगर जवाब है हाँ तो वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, पर अगर डिमांड बहुत जोर से नहीं बदल सकता तो वो इन इलास्टिक डिमांड होगा। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें एक सीक्रेट बताऊं याद रखने का, इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हुए फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी आपको याद रखना है ना। तो इसमें मैं सीक्रेट आपको बता दे रहा हूं। सीक्रेट ये है कि कस्टमर एटीट्यूड दिखा सकता है क्या। अगर आपका जवाब है कि हाँ कस्टमर एटीट्यूड दिखा सकता है तो डिमांड इलास्टिक है, और अगर आपका जवाब है कि कंज्यूमर एटीट्यूड नहीं दिखा सकता तो डिमांड इन इलास्टिक है। सीक्रेट ले लो। सर हमें मतलब नहीं समझ में आया, मैं अभी आपको समझा दिए देता हूं। इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए आप लोग। मान लीजिए मैंने आप लोगों को कहा नेचर ऑफ गुड। बाबू अब एक बात बताओ, नेचर ऑफ गुड्स में अगर एक लग्जरी गुड्स है, मान लो सोफा, आप एक बात बताओ, सोफा के प्राइस बदलने पर कस्टमर ज्यादा एटीट्यूड दिखा सकता है कि वीट आटे दाल चावल के केस में? सर आटे दाल चावल के केस में तो एटीट्यूड नहीं दिखा सकता क्योंकि ये तो जीने के लिए जरूरी है, सोफा जीने के लिए जरूरी नहीं है। तो हाँ, तो सोफा का डिमांड इलास्टिक होगा। याद है, इसीलिए मैंने कहा था लग्जरी गुड्स का जो डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है। मैंने ये बात बताया भी था कि लग्जरी गुड्स का जो डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है, इसीलिए कहा था। तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है नेचर ऑफ गुड्स। तो अगर एग्जाम में आ गया कि लग्जरी गुड्स का डिमांड क्या होता है, तो याद रखना लग्जरी गुड्स का जो डिमांड होता है बाबू वो इलास्टिक होता है। सिंपल है, इलास्टिक होता है या इन इलास्टिक, खाली मन से पूछो कस्टमर क्या एटीट्यूड दिखा सकता है क्या? हमारे जो स्टूडेंट्स जो है जो बेसिकली हिंदी प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड है हिंदी में या किस लैंग्वेज में पता नहीं, बट बोलते हैं रेला। अगर कस्टमर ज्यादा रेला दिखा सकता है तो इसके केस में अपने बोलते हैं डिमांड इलास्टिक है। पर अगर नहीं दिखा सकता एटीट्यूड ज्यादा तो डिमांड इन इलास्टिक है। अब आटे का दाम बढ़ गया तो क्या आप जोश में आके आटा खाना कम कर दोगे क्या? नहीं, तो इन इलास्टिक डिमांड है। दूसरा पॉइंट, हैबिट। अगर कोई चीज का हैबिट है आपको तो डिमांड इन इलास्टिक होगा, क्योंकि जब हमें आदत होता है कोई चीज का तो हम लोग उसको कंज्यूम करते ही हैं, प्राइस कितना ही बदल जाए। तो इन इलास्टिक डिमांड होता है, तब हम लोग एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। पर अगर एटीट्यूड दिखा सकते हैं क्योंकि आदत नहीं है तो डिमांड इलास्टिक होगा। इसके बाद तीसरी पॉइंट क्या है सर? तीसरी पॉइंट है, आप लोग मान के चल लो, पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। आप लोग एक बात बताओ, मैं दो कमोडिटीज का एग्जांपल लेता हूं, है ना। मान लीजिए आपके घर पे एक सोफा आ रहा है और आपके घर पर मान लो एक माचिस का डब्बा आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर माचिस का डब्बे का दाम बढ़ गया तो क्या आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाओगे क्या? अरे शायद आप इतना ध्यान भी ना दो। तो यानी कि अगर इनकम कम स्पेंड होता है किसी प्रोडक्ट पर, इनकम कम स्पेंड होता है किसी प्रोडक्ट पर, तो उस प्रोडक्ट का डिमांड जो होगा वो इन इलास्टिक होगा, क्योंकि कंज्यूमर को ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा इनकम स्पेंड होता है तो कंज्यूमर ज्यादा चिंता करेगा, डिमांड इलास्टिक होगा। सर समझ आ गया ट्रिक क्या है? कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक, इसके लिए पूछो कि क्या कस्टमर एटीट्यूड दिखा सकता है। एक और पॉइंट बताऊं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। क्या बाजार में उस प्रोडक्ट का कंपटीशन है? अगर जवाब है हाँ तो फिर तो कस्टमर एटीट्यूड दिखा सकता है, कोई और कंपटीशन के पास जा सकता है, तो डिमांड होगा इलास्टिक। पर अगर बाजार में और कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो फिर सेलर क्या गाना गाएगा? मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, वही वाला गाना गाएगा। उस केस में जो डिमांड होगा वो होगा इन इलास्टिक, अगर कंपटीशन है ही नहीं तो। सर हमें बात समझ में आ गया।
सर हमें बात समझ में आ गया। डिमांड फोरकास्टिंग, बाबू डिमांड फोरकास्टिंग एक आर्ट एंड साइंस है ऑफ प्रिडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड। आज सारे बिजनेस ये करेंगे ना। आज आप लोग शार्क टैंक देखते हो, तो आप लोग शार्क टैंक में देखोगे ना, शार्क पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है आपका अपकमिंग ईयर में क्या सेल्स रहने वाला है, तो यानी डिमांड फोरकास्ट ही पूछ रहे हैं ना। एग्जैक्टली exactly. सर हमें समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्यारे टॉपिक पर चलेंगे। उस प्यारे टॉपिक का नाम है यूटिलिटी। बाबू यूटिलिटी का मतलब होता है एवरीवन वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है तो हम लोग बोलते हैं उसमें यूटिलिटी है। अगर एक कमोडिटी वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो उसमें यूटिलिटी नहीं है। क्या यूटिलिटी का बाबू कोई भी लेना देना इस बात से है कि प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं? जवाब इज नहीं। यूटिलिटी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, नॉट रिलेटेड टू यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। सो इफ अ कमोडिटी इज एबल टू सेटिस्फाई वांट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट हैज यूटिलिटी। सर हमें बात समझ में आ गया। सर हमें बात समझ में आ गया। अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं यूटिलिटी के। एक होता है टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन। सर हमें जरा समझाइएगा ये आपने क्या कहा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्वांटिटी 1 2 3 4। मान लीजिए, मान लीजिए कि मैं एक एप्पल खाता, तो मैं एक एप्पल अगर खाता तो मैं उस एप्पल के लिए टोटल में 10 रुपए देने को तैयार हूं, तो मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन 10 है, टोटल यूटिलिटी 10 हो गया। पर मैं 2 एप्पल खाऊंगा, अच्छा मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 होगा। फर्स्ट यूनिट के लिए टीयू और एमयू सेम होता है। पर एक बात बताओ, जब मैं दूसरा एप्पल खाऊंगा तो आपको पता है मुझे सेटिस्फैक्शन दूसरे एप्पल में पहले से ज्यादा मिलेगा कि पहले से कम? पहले से कम। तो दूसरे एप्पल का जो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया वो हो गया 8। तीसरे एप्पल का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारा हो गया 7। चौथे एप्पल का मार्जिनल यूटिलिटी हो गया हमारा 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरते चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा पेट भरते चला जा रहा है। सर हमें बात समझ में आ गया। और अगर हम लोग को एमयू से टीयू निकालना है तो बस आप एमयूज को ऐड करते जाओ। मतलब अगर आपको सेकंड लेवल पर टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो सेकंड यूनिट तक टीयू एमयू को ऐड कर दो। 10 + 8 18। अच्छा थर्ड यूनिट पे टीयू निकालना है तो थर्ड यूनिट तक एमयूज को ऐड कर लो तो 25 आ गया। फोर्थ यूनिट तक ऐड कर लो तो 30 आ गया। सर हमें बात समझ में आ गया। वेरी गुड। और अगर आपको टीयू से एमयू निकालना है तो सब्सट्रैक्ट करो। फर्स्ट यूनिट के लिए तो टीयू और एमयू सेम रहता है बाबू। उसके बाद देखो आपको ये 8 निकालना है, कैसे आएगा? marginal utility of second commodity is total utility of second commodity minus total utility of first commodity। इसीलिए मैंने कहा एडिशनल, टोटल में बदलाव। एडिशनल मतलब टोटल में बदलाव, एडिशनल मतलब टोटल में बदलाव। सर हमें बात समझ में आ गया है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बाबू दो थ्योरीज है जो हमें बताता है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है। उससे पहले ये बताओ सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर ले, जहां पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर ले, जहां पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर ले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर ले। सो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर। सर समझ में आ गया। अब इसको अराइव करने का यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक है हिक्स एंड एलन का दिया हुआ अप्रोच जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। और दूसरा अप्रोच जो मार्शल ने दिया था उसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच या यूटिलिटी अप्रोच। याद रखना एल्फ्रेड मार्शल के दिए हुए अप्रोच को प्यार से कार्डिनल अप्रोच भी बोला जा सकता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और हिक्स एंड एलन भाई ने जो अप्रोच दिया था उसे हम लोग प्यार से ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। ये अप्रोच किस चीज के लिए है सर? उस पॉइंट को अचीव करने के लिए जिधर पे कस्टमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है। सही है सर। अब एक लॉ बताता हूं। मैं अभी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच में हूं, तो लॉ क्या बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर कि सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू जान लो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट कीप्स ऑन फॉलिंग। मान लो ना आप लोग पुचका खाने गए, जाते हो नहीं जाते हो? सर जाते हैं।
सर आप भी जाते हो क्या? अरे डेफिनेटली जाते हैं भाई, हम तो भैया से पूरा सूखा पुचका भी लेता है फ्री में। अभी यहाँ पर ध्यान तो सुनना। तो जब आप लोग एक कंजम्पशन को, एक एक पुचका खाए, ठीक है मजा आया, लेकिन सेकंड पुचका, ये दिल मांगे मोर, सेकंड पुचका खाए, थर्ड पुचका खाए, लेकिन मुझे एक बात बताना दिल पे हाथ रख के, कि जितना मजा ग्रेजुअली आ रहा होता है वो गिरते चला जाता है कि नहीं चला जाता है? हाँ सर, गिरते तो चला जाता है। वरना तो आज तक वरना खाना शुरू किए और अगर मजा बढ़ते चला होता तो हम लोग तो अनंत काल तक पुचका ही खा रहे होते, बाकी कोई काम ही नहीं कर रहे होते। पर हम लोग पुचका खाना रोक देते हैं, बोल देते हैं भैया बंद कर दो, बंद कर दो। क्यों कर देते हैं? इसलिए क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन खत्म हो चुका होता है। यस सर, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अल्फ्रेड मार्शल को यह आइडिया पुचका खाते समय ही आया था। हाँ जी सर। तो अल्फ्रेड मार्शल, अब आप पुचका खाते जाओ तो जो सेटिस्फेक्शन है वो डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट कीप्स ऑन फॉलिंग। हर एक यूनिट के कंजम्पशन के साथ साथ आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो गिरते चला जा रहा है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो दिल्ली मुंबई ये सब से क्लास कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, पुचका हम लोग कलकत्ता में बोलते हैं ना, शायद आपके यहाँ पर गोलगप्पा बोलते होंगे, पानी पूरी बोलते होंगे, जो भी लैंग्वेज है वो है। जो लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है उनको समझा दूं, वाटर बॉल्स बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? इससे ज्यादा मुझे ना इंग्लिश आता है ना हिंदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सर हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर। एमसीक्यू के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, तैयार रहना। इनडिफरेंस कर्व, बाबू इनडिफरेंस कर्व क्या होता है ये सवाल है। ये देखो मैंने आपको स्क्रीन पर इनडिफरेंस कर्व दिखा दिया। ये जो इस तरीके का शेप है ना, इसको हम लोग इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इनडिफरेंस कर्व इस शेप को हम लोग बोलते हैं, पर ये शेप में बहुत बातें छुपी हैं। इनडिफरेंस कर्व पे देखिए मल्टीपल पॉइंट्स है, मैं अभी बना के दिखाता हूं। ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6, 7 इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करता है दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मान लो इस कॉम्बिनेशन में, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो इस कॉम्बिनेशन में 10 एप्पल्स और 5 मैंगोज है, ऐसे ही मैंने कहा। और इस कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल है और 10 मैंगोज है। ये दोनों पॉइंट सेम इंडिफरेंस कर्व में है, इसका मतलब है कंज्यूमर को इक्वल मजा आ रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व पे कोई 2 पॉइंट्स या 2 से ज्यादा पॉइंट्स तभी होंगे जब कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, दे गिव द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अच्छा सर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोगों को एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है तो हमें मैंगो का कंजम्पशन कम करना होगा ना। एक यूनिट बढ़ाना है किसी कमोडिटी का तो दूसरे यूनिट का कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल है, मैं अगर एक एप्पल खाता हूं तो 10 मैंगो खा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने 2 एप्पल खा लिया तो मुझे कुछ मैंगो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे क्योंकि बजट तो लिमिटेड है। तो मान लो मैंने 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, ये एप्पल और ये रहा मैंगो। बाबू, तो ये मैंने 4 यूनिट्स मैंगो के सेक्रीफाइस कर दिए, तो अब मैं 6 यूनिट मैंगो खा रहा हूं। तो बाबू एक एप्पल को पाने के लिए मैंने जो ये 4 मैंगो का सेक्रीफाइस किया ना, इसी को प्यार से इकोनॉमिक्स में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हाँ सर, बचपन में पेरेंट्स कहा करते थे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ जी सर, उसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलना पड़ता है। तो यानी कि टू गेन समथिंग, आपको जो दूसरे यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा उसको एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सर हमें क्लियर हो गया बातचीत। यस, तो एक यूनिट अगर बढ़ाएं तो जो सैक्रिफाइस करना पड़ा किसी दूसरे कमोडिटी का, उसे हम लोग कहते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। खैर जो भी है, अब यहां पर देखिएगा, इसलिए इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, याद रखना। तो इंडिफरेंस कर्व का एक फीचर क्या है कि सारे पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। तय है कि एमसीक्यू में आने वाला है, सुनते चलो मेरी बात, कल्याण हो जाएगा। दूसरा बात, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों? क्योंकि अगर एक कमोडिटी को इंक्रीज करना है तो दूसरा को डिक्रीज करना पड़ेगा। और तीसरा बात, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा होता है। सर हमें यह बात याद हो गया है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन आगे बढ़ते हैं सर। ये तो हो गया इंडिफरेंस कर्व के बारे में। एक और बात, क्या 2 इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? अभी मत जानिए, एमसीक्यू के लिए इरेलीवेंट है। बस याद रखना 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बजट लाइन। बाबू जैसे इंडिफरेंस कर्व का शेप होता है ना, बजट लाइन भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पर स्ट्रेट होता है। सर तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में क्या फर्क है? बाबू
बजट लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, देखो इंडिफरेंस कर्व में जितने पॉइंट्स होते हैं सब कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, पर बजट लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका टोटल कॉस्ट सेम रहता है। एग्जांपल दूं क्या? मान लो एक कंज्यूमर का जो टोटल इनकम है वो 20 है, एक एप्पल का कीमत है मान लो 2 रुपीज और एक मैंगो का कीमत है 4 रुपीज। तो एक कंज्यूमर 20 रुपीज में 10 एप्पल 0 मैंगो खा सकता है, या 5 मैंगो 0 एप्पल खा सकता है, या इनके बीच में बहुत सारा कॉम्बिनेशन खा सकता है। यस और नो? तो ये सारे पॉइंट्स में खर्चा टोटल कितना आ रहा है? 20 रुपीज आ रहा है। अंडरस्टूड सर, उसे बजट लाइन बोलते हैं। तो बजट लाइन इज अ लाइन कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स दैट कॉस्ट द सेम, all the combinations that cost the same of two commodities। इंडिफरेंस कर्व पे जो सारे पॉइंट्स है उनमें कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सेम है, और बजट लाइन में जितने पॉइंट्स है सब में टोटल कॉस्ट सेम है, और जब मिल बैठे ये दो यार तो मिल जाता है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है? जहां पर ये देखो ये बजट लाइन जो है वो इनडिफरेंस कर्व पे, ये देखो लाल लाइन अभी बना देता हूं, ये देखो लाल लाइन बनाया, तो देखो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को पे टेंजेंट कहां पे है? सर टेंजेंट का मतलब है बाहर से टच करके भाग जाना। अरे आपके बिल्डिंग में कुछ बच्चे होंगे ना जो घंटी बजा के भागते हैं, यस सर ऐसे हैं, उसी को टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट वो लाइन होता है जो एक कर्व को बाहर से टच करके एक पॉइंट पे भाग जाता है, अंदर कभी जाता ही नहीं है। सर हमें समझ में आ गया। अगर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को बाहर से टच करके भाग रहा है तो जिस पॉइंट पे भाग रहा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है? याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट दैट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं सर। सर अब हम लोगों को आगे आप क्या बताओगे? सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट तो मैंने बता दिया। दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं सप्लाई की तरफ। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ डिमांड से मिलता जुलता दिखेगा। आइए सप्लाई क्या होता है देखिए। जैसे डिमांड था क्वांटिटी विच द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाई, वैसे ही सप्लाई होता है क्वांटिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर एबल एंड विलिंग टू सेल। अब यहाँ प्रोड्यूसर्स का नियत और कैपेसिटी देखा जाएगा कि क्या वो लोग एग्जिस्टिंग प्राइस पे मार्केट में कितना यूनिट्स बेचने को तैयार है। याद रखिएगा सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इंस्टीट्यूट पूछ सकता है एमसीक्यू के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं तो ये नोट करते चलना। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, जी हाँ सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सर पर स्टॉक और सप्लाई में क्या फर्क होता है? मान लीजिए कि मेरे एक बैग का गोडाउन है जिसमें मैंने 500 बैग्स रख रखे हैं। प्रेजेंटली बैग्स का प्राइस मार्केट में 1000 रुपीज चल रहा है, इस वजह से मैं खाली 200 बैग्स बेचने को तैयार हूं, बाकी 300 बैग जब दाम बढ़ेगा तब बेचूंगा। तो भले ही स्टॉक 500 का है, सप्लाई 200 का है, क्योंकि सप्लाई को इस बात से लेना देना नहीं है कि मार्केट में कितना गुड्स है, सप्लाई को इस बात से लेना देना है कि सेलर कितना बेचने को तैयार है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल। सर हमें समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होते हैं वैसे ही फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी होते हैं। तो सर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या क्या फैक्टर्स है? सर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा तो डिमांड में इनवर्स रिलेशन था, यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब डिमांड में क्या होता था, खुद का प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता था, बट सप्लाई में खुद का प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है। इसीलिए जो सप्लाई कर्व होता है बाबू वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। इसीलिए सप्लाई कर्व जो होता है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। सर हमें बात समझ में आता है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, अब मान लो एक फार्मर जो है अपने फार्म लैंड में बेसिकली टोमेटोज ग्रो कर रहा है। अब उसे पता लगता है कि मार्केट में पोटैटोज का प्राइस बढ़ते चला जा रहा है, तो वो फार्मर क्या करेगा? उसका क्या मन करेगा? टोमेटोज का प्रोडक्शन बढ़ाने का कि घटाने का? घटाने का। क्यों? क्योंकि अब वो पोटैटोज ग्रो करना चाहेगा। तो अगर प्राइस ऑफ द गुड्स बढ़ रहा है ऑन प्राइस तो सप्लाई बढ़ेगा, पर अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ रहा है तो करंट गुड्स का सप्लाई कम किया जाएगा, क्योंकि फार्मर को या कोई भी प्रोड्यूसर को दूसरा गुड्स बेचने का मन ज्यादा करेगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगेन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर सोचिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट या किसी इनपुट का कॉस्ट बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट है। इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। जी सर बात तो क्लियर है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब बाबू अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा,
ऑब्सोलेट या ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है तो सप्लाई घटेगा। सर क्लियर है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर देखिए दो बातें आती है, एक आती है टैक्सेस और एक बात आती है सब्सिडीज की। अब अगर आप लोग सोचो, गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस इंपोज करता है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाता है तो प्रोडक्ट और महंगा हो गया। हम लोग मान के चल रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, तो इसके वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो अगर टैक्सेस बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। हम लोग मान रहे हैं कि प्राइस बदले में नहीं बढ़ाया जा रहा। पर अगर सब्सिडी बढ़ेगा, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? जहां गवर्नमेंट मदद करता है, टैक्स का उल्टा, जहां गवर्नमेंट खुद के पॉकेट से कुछ खर्चा करता है। तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देने लग जाता है प्रोड्यूसर्स को, तो प्रोड्यूसर्स के लिए तो कॉस्ट कम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने मदद कर दी, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर सब्सिडी बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ने से बाबू क्या होता है? सप्लाई टैक्स बढ़ने से सप्लाई घटता है क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो गया। पर अगर गवर्नमेंट हमें और सब्सिडी देता है एज अ प्रोड्यूसर, तो हमारे लिए तो मदद हो गया ना, तो हमारा तो खर्चा नीचे चला गया, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऊपर चला गया, तो हमारा जो सप्लाई है सब्सिडी बढ़ने से ऊपर चला जाएगा। तो टैक्सेस और सप्लाई का कैसा रिलेशन है? इनवर्स, उल्टा। और सब्सिडीज का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ इंडस्ट्री। ऑब्वियसली अगर मार्केट में ज्यादा इंडस्ट्रीज है तो सप्लाई ज्यादा होगा, मार्केट में कम इंडस्ट्रीज है तो सप्लाई कम होगा। और अदर फैक्टर्स का उदाहरण है क्लाइमेट। अब अगर मान लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, तो क्लाइमेट अगर सूटेबल है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, क्लाइमेट अनसूटेबल है तो सप्लाई घटेगा। तो क्लाइमेट पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। जैसा मैंने आपको कहा था, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे प्राइसेस इसी तरह डिसाइड होता है। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, डिसाइडेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिसाइडेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सर हमें बात समझ में आ गया। सर जैसे आपने डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई का, जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस बताया था, वैसे क्या लॉ ऑफ सप्लाई का भी कुछ एक्सेप्शंस होता है? हाँ। पहली बात, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता क्या है कि व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। व्हेन प्राइस राइजेस quantity when price rises quantity supplied will rise, other factors remaining constant, and when price rises quantity demanded will fall, other factors remaining constant। जी सर बात तो क्लियर है सर, जी सर बात तो क्लियर है सर। तो अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं बाबू, यहां पर ध्यान तो सुनिएगा। ये सब तो हो गया हमारा। अब हम आपको एक्सेप्शन बताते हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहला है बाबू एक्सेप्शन, समझना। सबसे पहला एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का, लिखना, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व है। अब देखो क्या होता है, आज अगर आप लेबर को बोलते हो कि तुम और काम करो, तुम्हें और वेजेस देंगे, तो एक हद तक तो वो आपके लिए ज्यादा काम करेंगे। बट उसके बाद वो लोग रिक्रिएशन, लेजर, रिलैक्सेशन प्रेफर करेंगे। तो भले ही आप उनको हायर वेज रेट ऑफर करो, हायर वेज रेट पे भी वो कम काम करना चाहेंगे। तो इसीलिए बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। दूसरा, रेयर कमोडिटीज। रेयर कमोडिटीज, सर रेयर कमोडिटीज मतलब, आप लोगों ने यार वो मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में सुना होगा। अब अगर वो जो मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग थी, अगर उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, उसकी कीमत अगर मैं 5 करोड़ कर दूं, क्या तो दुनिया में मोनालिसा की दूसरी पेंटिंग ओरिजिनल पैदा हो जाएगी क्या? डेफिनेटली नॉट। तो कुछ चीजों का प्राइस बदलने के बाद भी सप्लाई बढ़े, ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा वैसे ही क्लाइमेट पे जो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स, एक बात बताओ, एग्रीकल्चरल गुड्स जो है, हाँ प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या वेदर सूटेबल हो जाएगा क्या? बाबू एग्रीकल्चरल गुड्स तो क्लाइमेट पे भी निर्भर करता है, सिर्फ पैसा डालने से थोड़ी ना क्लाइमेट सूटेबल हो जाएगा। तो इस वजह से तब प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़े ये जरूरी नहीं है इन केसेस के अंदर। सर हमें समझ में आ गया। अब जैसे मैंने आप सभी को समझाया था 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैसे ही है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के 5 टाइप्स। ठीक है ना? अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करता है? वही कि अगर 1% से प्राइस चेंज हो रहा है, 1% से, तो सप्लाई कितने परसेंटेज से चेंज होगा, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव फेनोमेना है और इसके 5 टाइप्स होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। तो सर डिमांड के भी तो यही 5 टाइप्स थे। जी हाँ, सप्लाई के भी यही 5 टाइप्स है। आपको किसने कहा कुछ और है? अच्छा सर बात तो सही है, बात तो इंटरेस्टिंग है सर आपका।
तो आइए एक एक करके बात करता हूं। पहला बात, बाबू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइस कितना ही बदल जाए, सप्लाई में कोई बदलाव नहीं आ रहा। जैसे ये तो पॉसिबल है, मोनालिसा की पेंटिंग 1 करोड़ का कीमत 10 करोड़ कर दो। धोनी का बैट जिससे 2011 वर्ल्ड कप में धोनी छक्का मारा था, वो तो दुनिया में एक ही वैसा बैट है ना। अगर आप वैसा प्राइस बढ़ा दोगे उस बैट का, तो क्या वैसा दुनिया में डबल ट्रिपल 4 बैट हो जाएगा क्या? सर नहीं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक। दूसरा केस, रिलेटिवली इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी 1 से कम होता है। इसका मतलब क्या है? एक होता है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और एक होता है क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अब समझो, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन सप्लाई से ग्रेटर हो, तब उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। जब ज्यादा जोश में प्राइस बदलता है, सप्लाई उतना जोश में नहीं बदल सकता। रेयर कमोडिटीज में ये होता है डेफिनेटली दोस्तों। यूनिटरी इलास्टिक, बाबू जहां पे प्राइस और सप्लाई सेम परसेंटेज से बदलता है उसे यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। ये मैटर ऑफ कोइंसिडेंस होता है। पर अगर सप्लाई ज्यादा परसेंटेज से चेंज हो रहा है तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। और अगर प्राइस के न बदलने पर भी सप्लाई बदल जाए, अगेन एक अच्छा सूटेबल क्लाइमेट आ गया, तो भले ही प्राइस नहीं बदला हो, सप्लाई तो बढ़ सकता है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यहां पे वैल्यू इंफिनिटी होती है। सर समझ में आया हम लोगों को कि नहीं आया? यस सर आया। तो दोस्तों अब अपने चलते हैं और प्रोडक्शन को सम अप करते हैं। प्रोडक्शन वाला चैप्टर भी बहुत इजी है, बस सुनते चलिए बात को। सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए या प्रोडक्शन होने के लिए अपने को समझना पड़ेगा उसका डेफिनेशन क्या है। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग रॉ मटेरियल्स। जनरली गुड्स के बारे में यहाँ पर बात होता है, ठीक है। और प्रोडक्शन के लिए कुछ रिसोर्सेज दरकार है। उन रिसोर्सेज को अपने बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिन रिसोर्सेज की मदद से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उन रिसोर्सेज को अपने क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उनको याद रखने का ट्रिक है सेल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर को दोस्तों प्यार से हम लोग एंटरप्राइज भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो कभी घबरा मत जाना कि ये क्या हो गया। तो कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, या हम लोग जो है कभी कभी एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशन भी बोला करते हैं। खैर, अब जब मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर आ रहा हूं ना, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक है फिक्स्ड फैक्टर्स और एक है वेरिएबल फैक्टर्स। देखिए, एक्चुअली ये फिक्स्ड और वेरिएबल मेरा बोलना गलत है। पहले 2 तरीके का टाइम पीरियड्स होता है, ये बात को जरा समझना। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। तो बाबू दोनों टाइम पीरियड्स को आपको समझना पड़ेगा। एक होता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड और एक होता है लॉन्ग रन टाइम पीरियड। शॉर्ट रन टाइम पीरियड क्या पीरियड है सर? सर ये टाइम पीरियड वैसा टाइम पीरियड है जहां पे सारे फैक्टर्स कुछ फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल है। लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड है जहां सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल है। सर इसका मतलब हमें नहीं समझ में आया। आइए अभी समझा देता हूं आपको। इधर आइए, इधर आइए, इधर देखिए। देखिए, मान लीजिए मुझे आपने चिप्स का ऑर्डर दिया, ठीक है। आपके घर पे एक बर्थडे पार्टी था और आपने मुझे 1 महीना एडवांस में कह दिया कि भाई इतना चिप्स आप हमें सर प्रोवाइड करवा देना इस दिन पर। मान लो 5000 पैकेट्स। हमने कहा ठीक है। अच्छा, आप 2 दिन पहले बोलते हो कि सर 10 या 50 पैकेट और बढ़ा देना। तो 50 पैकेट और बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? 2 लेबर्स को ओवर टाइम काम करवा सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप मुझे 2 दिन पहले बोलते हो और 5000 पैकेट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना इतने छोटे पीरियड में, क्योंकि इसके लिए तो क्या पता मुझे और लेबर या और एक मशीन लगेगी। टाइम इतना तो था जब आपने 50 पैकेट कहा था, तब इतना टाइम था शॉर्ट रन में कि मैं लेबर बढ़ा सकूं। पर 2 दिन में इतना टाइम नहीं है कि मैं एक नया मशीन लगा सकूं। इसीलिए सिंपल भाषा में शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं और कुछ फैक्टर्स
वेरिएबल रहते हैं। देखो यही लिखा है, इन शॉर्ट रन कैनॉट इंस्टॉल अ न्यू इक्विपमेंट। तो कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है जैसे मशीनरी, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है जैसे लेबर। पर लॉन्ग रन इतना टाइम पीरियड है कि आप नई मशीन लगा लो चाहे नया लेबर एम्प्लॉय कर लो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल। शॉर्ट रन में कितने तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दो, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जिनको और इंक्रीज नहीं किया जा सकता, वेरिएबल जिनको समय के साथ बदला जा सकता है। और लॉन्ग रन में तो सारे ही वेरिएबल होते हैं। सर हमें बात समझ में आ गया। आगे मैं बताऊं आपको, तो बाबू शॉर्ट रन में जो लॉ ऑपरेट करता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन में जो लॉ ऑपरेट करता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। जी सर, बात हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बाबू कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। क्या आता है, कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर मैं लिखूं तो क्वांटिटी होता है के, इधर पे ध्यान से समझना, एक है के, एक है एल। अच्छा, के क्या है, कांस्टेंट है, के कुछ भी एक कांस्टेंट है, और एल की पावर अल्फा और कैपिटल की पावर 1 माइनस अल्फा। यह है कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, यह है कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहां एल हो गया लेबर, और अल्फा है कितना लेबर है, समझ आ गया, और सी है कैपिटल। कैपिटल मतलब मशीन, एल मतलब लेबर, और के एक कांस्टेंट है। आगे बढ़े सर अब आप। अच्छा बाय द वे, फिर से शॉर्ट रन में जो लॉ ऑपरेट करता है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। शॉर्ट रन में जो लॉ ऑपरेट करता है वो कौन बताता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर से बोल रहा हूं, शॉर्ट रन में जो लॉ ऑपरेट करता है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। लॉन्ग रन में जो लॉ ऑपरेट करता है उसे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है। सर हमें बातचीत तो क्लियर है। अब जो शॉर्ट रन का लॉ है यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, पहले मैं आपको ये लॉ बोलकर समझाता हूं और उसके बाद इसके तीनों स्टेजेस पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, तो समझिएगा। बाबू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि एज वी इंक्रीज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। याद रखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो मतलब कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहेंगे और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे। कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहेंगे, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे। यानी कि लेबर है, रॉ मटेरियल्स है और मशीन है फिक्स्ड। तो अब आप लेबर को काम करने पर लगा रहे हो मशीन पर, तो शुरुआत में जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन हौले हौले बढ़ेगा, और एट द एंड जब बहुत लेबर हो जाएंगे तब प्रोडक्शन उल्टा गिरने लग जाएगा। अब मैं इसी को इंग्लिश में कहूं तो एज वी अप्लाई मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, द टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, then increases at a diminishing rate and eventually starts falling। तो टोटल प्रोडक्शन पहले बहुत जोर से भागता है, फिर हौले हौले भागता है, और फिर तो इवेंचुअली गिरने ही लग जाता है। सर हमें बात समझ में आ गया है आपका, ठीक है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के तीन स्टेजेस होते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इधर से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं। डायग्राम देखो आप लोग, आओ, डायग्राम से बेहद अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये देखो, पहली बात तो जहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न से टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट पे शिफ्ट होता है ना, उस पॉइंट को बाबू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये याद रख लेना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी अपना मैक्सिमम अचीव करता है। एग्जाम में आ सकता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर कौन मैक्सिमम होता है। जब टीपी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पहुंचता है तब एमपी अपना मैक्सिमम अचीव करता है। जब टीपी मैक्सिमम होता है तब एमपी जीरो होता है। तो फिर से, जब टीपी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आता है तब एमपी अपना मैक्स अचीव करता है, यस और नो। जब टीपी मैक्स होता है यानी अपना टॉप मोस्ट पॉइंट पर आता है तब एमपी जीरो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। और जब टीपी गिर जाता है तब एमपी नेगेटिव हो जाता है, और जब टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, गिरने लग जाता है, तब एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। एक और बात आपको बता दूं मैं, एक और बात आपको बता दूं मैं, स्टेज वन कहां खत्म होता है, स्टेज वन वहां खत्म होता है जहां एपी अपना मैक्सिमम अचीव करता है। तो स्टेज वन एंड्स वेयर एपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम, स्टेज टू एंड्स जहां जब टीपी अचीव्स इट्स मैक्सिमम, और उसके बाद स्टेज थ्री आता है। सर हमें समझ में आ गया, तीनों स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। ये था शॉर्ट रन। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का बात करें तो ये लॉन्ग रन में बात करता है ना। अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था,
इट वॉज पॉसिबल टू चेंज फैक्टर प्रोपोर्शन, मतलब पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक मशीन पर 2 लेबर थे, पर आपको पता है मशीन तो फिक्स्ड है, तो 3 लेबर आ गए, फिर 4 लेबर आ गए, तो इट वॉज पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर प्रोपोर्शंस। यस और नो? अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फॉर अ प्रोड्यूसर टू ऑपरेट विच स्टेज इज द बेस्ट, आप आंसर दे देना। क्यों अभी मैं नहीं समझाऊंगा, याद रखना स्टेज 2 इज द बेस्ट, क्योंकि एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो उतना इंफॉर्मेशन लो जितना जरूरत है। स्टेज 2 इज द बेस्ट फॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर। सर प्लीज बता दो ना क्यों, प्लीज सर। ओके बता देता हूं बाबू। देखो स्टेज 1 में हालांकि प्रोडक्शन जोर जोर से बढ़ रहा था, स्टेज 2 में भी तो प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, गिरना थोड़ी चालू हो गया। तो अगर हौले हौले मेरा प्रॉफिट्स बढ़ रहा है एज अ कंपनी, तो क्या मैं गुस्सा हो जाऊंगा क्या? अरे बढ़ ही रहा है ना, गिर तो नहीं रहा है। इसीलिए स्टेज 2 इज आइडियल, भले ही तेजी से ना बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है। यस सर। रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल वो है जहां पे फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर एक मशीन पे 2 लेबर है, तो अगर 4 लेबर करना है तो आपको 2 मशीन ही लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही वेरिएबल है, तो मशीन भी वेरिएबल है। और इसके 3 स्टेजेस होते हैं, टाइप्स होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। याद रखना वहां था इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग नहीं था, और नेगेटिव। यहां पे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। इंक्रीजिंग का क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाता हूं। मान लो एक मशीन और 2 लेबर मिलकर 200 यूनिट्स बना रहे थे, तो 2 मशीन और 4 लेबर डबल हो गया। अगर मैंने इनपुट को डबल कर दिया पर आउटपुट मोर देन डबल है, मान लो 400 की जगह 500 हो रहा है, तो डबल से भी ज्यादा है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। पर अगर आउटपुट एग्जैक्टली डबल हो रहा है, यानी 200 से सीधा 400 होता, उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। पर अगर आउटपुट 200 से बढ़ता पर मान लो 300, डबल से भी कम हुआ, मतलब जिस तेजी से इनपुट बढ़ा है उस तेजी से आउटपुट ना बढ़े, उससे कम तेजी से बढ़े, तो हम लोग उसको डिक्रीजिंग कहते हैं। सर हमें समझ में आ गया। इंक्रीजिंग में आउटपुट ज्यादा तेजी से बढ़ता है इनपुट से, कांस्टेंट में सेम तेजी से बढ़ता है, और डिक्रीजिंग में उससे कम तेजी से बढ़ता है। सर हमें बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट है आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट। अगर आपको आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट समझना है बाबू, इसका सबसे सिंपल तरीका है इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। कंज्यूमर के लिए जो इन डिफरेंस कर्व है वही प्रोड्यूसर के लिए आइसोक्वांट है। कंज्यूमर के लिए जो बजट लाइन है प्रोड्यूसर के लिए वही आइसोकॉस्ट है। क्या बात है सर, इतना बढ़िया इजीली बता दिया आप। हाँ, तो जैसे मैंने कहा आइसोक्वांट ऐसा ही शेप है, आइसोक्वांट का भी सेम शेप है जो इंडिफरेंस कर्व का था। इंडिफरेंस कर्व क्या था? एक ऐसा कर्व जिसपे सारे पॉइंट्स सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। आइसोक्वांट में ऐसा नहीं होता। आइसोक्वांट सारे कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे 12 यूनिट्स ऑफ मशीन और 1 यूनिट ऑफ लेबर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इनपुट्स को प्लॉट करते हैं, आउटपुट्स को नहीं। तो यहाँ पे मान लो मशीन एज एन इनपुट है और यहाँ पे लेबर एज एन इनपुट है। तो 12 मशीन और 1 लेबर मिलके जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 1,12, उतना ही 2 लेबर और 8 मशीन कर देगा, या उतना ही 3 लेबर और 5 मशीन कर देगा। तब वो लोग आइसोक्वांट पे लाई करते हैं। तो सारे पॉइंट्स आइसोक्वांट पे अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दिखाते हैं दैट गिव द सेम आउटपुट। तो वहां पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था, यहां सेम लेवल ऑफ आउटपुट है। इनपुट कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, मशीन बढ़ रहा है, लेबर चेंज हो रहा है, लेकिन कॉमन क्या है सारे पॉइंट्स के बारे में कि आउटपुट सबका सेम है। मतलब जितना एक लेबर और 12 यूनिट्स मशीन बनाएगा, उतना ही 3 लेबर और 5 यूनिट ऑफ मशीन बनाएगा। तो आउटपुट लेवल रिमेन्स द सेम ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन अ आइसोक्वांट। एंड आइसोकॉस्ट पे बजट लाइन पे जैसे कॉस्ट रिमेन्स द सेम फॉर द कंज्यूमर्स परचेजेस, वैसे ही आइसोकॉस्ट एक ऐसा लाइन है जहां पे अगेन 2 फैक्टर कॉम्बिनेशन है और खर्चा दोनों में सेम आता है। मतलब इतना में जो खर्चा आएगा उतना में भी यही खर्चा आएगा। एग्जाम्पल, मान लो यहाँ 5 लेबर है, 8 मशीन है, ठीक है कि नहीं है? एक ऐसे ही रैंडम मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लिया है ना, एक ऐसे ही रैंडम मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लिया है। तो जितना खर्चा यहाँ पर आ रहा है उतना ही खर्चा आप लोगों का आएगा। सॉरी, 5 लेबर है और 4 मशीन है, जितना खर्चा आ रहा है उतना ही खर्चा आएगा अगर 1 लेबर और 8 मशीन रहे तो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आइसो कॉस्ट पे हर पॉइंट पे कॉस्ट रिमेन्स द सेम,
टोटल आउटपुट का कॉस्ट रिमेन्स द सेम, और आइसोक्वांट में आउटपुट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। सर समझ में आ गया। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कंज्यूमर में जहां पे टेंजेंट था, वैसे यहां पर जब आइसो कॉस्ट लाइन आइसोक्वांट के टेंजेंट होगा, वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा, वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा। सर अब हम लोग चलेंगे किस पर, कॉस्ट एनालिसिस पर। प्रोडक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स अब अपने जो है वो कॉस्ट एनालिसिस को कवर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स। तो सर कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहला कॉस्ट है फ्रेंड्स अकाउंटिंग कॉस्ट। सर अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, हर वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है वो अकाउंटिंग कॉस्ट है। लैंड एंड मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड, सैलरीज टू स्टाफ, रेंट फॉर अ फैक्ट्री, ये सारी चीजें अकाउंटिंग कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। ठीक है सर। फिर आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट जब बार्ट आया ना, तो बाबू बात थोड़ा डीप हो गया, यहां पर आप लोग समझना। तो एग्जाम में आ गया कॉस्ट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट बाबू दो चीजों को मिलाकर बनता है। एक इकोनॉमिक कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। बोलो बोलो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस बोलो बोलो इम्प्लिसिट कॉस्ट। वेरी गुड सर। सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जिससे पैसा सच में जा रहा होता है कंपनी से। सर एग्जांपल मैंने कहा ना, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक ही बात होता है, क्योंकि दोनों में कैश फ्लो इन्वॉल्व होता है, पैसा जा रहा होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में पैसा एक्चुअली जा रहा होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही प्यार से आउटले कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आउटले कॉस्ट का भी मतलब होता है जिसमें पैसा जा रहा होता है। पर सर इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये आने का पूरा पूरा चांस है। इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द, पहले डेफिनेशन सुनो। इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द इम्प्यूटेड वैल्यू, क्या, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड इन इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट। पर सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि काफी रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो फर्म खुद ओन करता है और खुद ही यूज करता है, वो उसे रेंट पर नहीं देता, वैसे कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। सर हमें समझ नहीं आया। दोस्तों मान लीजिए ये जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे दो घर है, ऐसे ही मान लेते हैं। एक घर में मैं रहता हूं और दूसरे घर को मैं यूज कर रहा हूं एज अ रिकॉर्डिंग, पूरा का पूरा क्लासरूम। अब अगर मैं उसे एज अ रिकॉर्डिंग क्लासरूम यूज कर रहा हूं, तो जो रेंट मेरे पास आ पाता, अगर मैं उस घर को खाली छोड़कर रेंट पर दे दिया होता, वो आता हुआ पैसा नहीं आ रहा। पैसे का न आना भी पैसे का जाना होता है, क्योंकि पैसे आ सकते थे अगर मैं रेंट पे चढ़ा देता, पर क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, इस वजह से मैं उसे रेंट पर नहीं दिया, तो पैसे का न आना भी पैसे का जाना होता है, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्म जो है उस रिसोर्स का ओनर हो। मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें मैं उस घर का ओनर था, और उस घर से जो रेंट आता वो नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि मैंने कोई डिसीजन लिया उस घर को अपने लिए यूज करने का, इसे हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। सर हमें बातचीत तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, सर हमें बातचीत तो सच बताए तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है, देखिए मैंने अकाउंटिंग और अकाउंटेबल और या अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट बता दिया। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जोड़ो तो इकोनॉमिक कॉस्ट आता है। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में हमें बताइए। फ्रेंड्स कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर जो कॉस्ट लगा है वो ट्रेसेबल है, वैसे कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं, मैं अगर कार बना रहा हूं, है ना, मैं गाड़ी असेंबल कर रहा हूं, तो गाड़ी में दो तरीके के टायर्स लग सकते हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी। ग्रेड ए टायर्स का कॉस्ट 50,000 है, ग्रेड बी का कॉस्ट 20,000 है। तो मान लो मैंने इस गाड़ी में ग्रेड ए का टायर लगाया, तो मुझे पता है 50,000 इस गाड़ी पर टायर्स का लगा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जब हम लोग उसे किसी प्रोडक्ट पर ट्रेस कर सकते हैं, costs which are traceable or attributable to a particular product or a unit is called direct cost। पर indirect cost का मतलब होता है दोस्तों वो cost जो किसी एक प्रोडक्ट पर अपने एलोकेट तो कर सकते हैं पर अट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एग्जांपल दो, मान लो एक फैक्ट्री में दो गाड़ियां बन रही है, ए और बी। इस फैक्ट्री का हमें कुछ रेंट देना पड़ रहा है,
तो अब कितना किसके लिए रेंट देना पड़ रहा है ये हम लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे क्या? नहीं। तो हम लोग लगभग लगभग एलोकेट कर देते हैं, न कि हम लोग को पता है एग्जैक्टली। इसे कहते हैं आप लोगों का इनडायरेक्ट कॉस्ट। या फिर मान लो इलेक्ट्रिसिटी जो लग रहा है, क्या आपको पता है क्या बिजली कितना गाड़ी ए खा रही है या कितना बी? एग्जैक्टली पता है क्या? नहीं। इसीलिए हम लोग उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ट्रेसेबल नहीं है। मान लो जो गाड़ियां, ये दोनों गाड़ियों पे जो मशीन यूज हो रहा है, वो मशीन बीच में हल्का सा खराब हो गया था, तो हम लोगों ने उस पर ऑयलिंग लगाया, ऑयलिंग किया, तो वो ऑयलिंग का कॉस्ट गाड़ी ए पर कितना, बी पर कितना, आप एग्जैक्टली बता सकते हो क्या? नहीं। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच आर नॉट ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूनिट। ओके सर। अब अभी सर आता है इंक्रीमेंटल और संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, और संक का मतलब होता है पास्ट कॉस्ट। मैं समझाता हूं आपको, पहले संक कॉस्ट समझो। संक कॉस्ट मतलब जो डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट नहीं है, वो पास्ट कॉस्ट है। अब एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक जगह को लिया, एक जगह लिया, और उस जगह का मैंने मान लो नॉन रिफंडेबल है, उस जगह का बुकिंग अमाउंट था 5 लाख रुपीस, है ना। अब बुक किया हूं मैंने जगह को, अब वो 5 लाख रुपया मैंने जगह को 1 साल के लिए बुक कर लिया। तो अब ये संक कॉस्ट हो गया, क्योंकि अब मैं इस जगह का क्या करूं ये डिसीजन मेकिंग में इरेलीवेंट है, क्योंकि 5 लाख तो लग गए। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अब अगर मान लो मैं डिसाइड करता हूं कि इस जगह पर मैंने अगर पढ़ाना शुरू किया तो मुझे चेयर टेबल लगाने पड़ेंगे जिनका कीमत 2 लाख होगा, पर अगर मैंने खुद का ऑफिस या प्रैक्टिस सेटअप किया तो मुझे 1 लाख लगाने होंगे। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कि अब आगे जो कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है, कि अगर मैं पढ़ाया तो इतना खर्चा लगाना पड़ेगा, अगर मैंने कोई ऑफिस सेटअप किया तो इतना खर्चा लगाना पड़ेगा, उससे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो कि डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आउटले कॉस्ट मैंने बता ही दिया, वो कॉस्ट जिसमें सच में पैसे बाहर जाएं, जिसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप। सर इसका मतलब क्या है, समझाइए। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके पास 2 ऑर्डर्स आते हैं, एक 50 लाख का और एक 40 लाख का। कंपनी एक ही ऑर्डर को पूरा कर सकती है, तो अगर कंपनी सिलेक्ट करती है 50 लाख, तो कंपनी के पास जो नेक्स्ट बेस्ट था वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये 40 लाख जो सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा मान लो 3 ऑफर होते, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होता? 70 लाख की 40 लाख? 40 लाख, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव से मतलब होता है टोटल नहीं किया जाता। अगर कंपनी 50 लाख का नहीं कर रही होती तो थोड़ी ना दोनों कर लेती, तब 40 लाख वाला ही कर रही होती। मान के चल रहे हैं एक ही कर पाते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सरल भाषा में जो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का, बस। सर हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है बाबू, मान लो आपने एक मशीन खरीदी, तो आपने इस मशीन को कितने में खरीदा था उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, है ना। मान लो मैंने ये मशीन को 10 लाख रुपए में खरीदा था 2000 में, ईयर 2000 में, वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है वैसी ही मशीन को आज 2025 में 2025 में मैं खरीदना चाहूं, तो मुझे उसी मशीन को रिप्लेस करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पास्ट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए आज ब्रांड न्यू वैसा ही प्रोडक्ट खरीदना है तो आज कितना पे करना पड़ेगा। सर हमें बात समझ में आता है, सच बताए तो। आगे बताए। नेक्स्ट होता है बाबू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो आउटपुट पे निर्भर नहीं करते। सर इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं समझाता हूं। मान लो कि मैंने एक फैक्ट्री रेंट पर लिया जिसका मुझे 1 लाख रुपया पर महीना रेंट भरना है। 1 लाख रुपया पर महीना मुझे एक फैक्ट्री का रेंट भरना है। अब अगर दोस्तों मुझे एक फैक्ट्री का पर महीना 1 लाख रुपया का रेंट भरना है, सोच के देखें जरा आप। अब उस फैक्ट्री में मैं चाहे 50,000 यूनिट्स बनाऊं, चाहे 1 लाख यूनिट्स बनाऊं, चाहे कोई यूनिट्स ना बनाऊं, रेंट बदल रहा है क्या? रेंट तो 1 लाख रुपीस पर मंथ फिक्स्ड है। इसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो हर यूनिट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता। पर दोस्तों कुछ कॉस्ट होते हैं जो आउटपुट के साथ चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं चिप्स बना रहा हूं, हर एक चिप्स के लिए एक पोटैटो का दरकार होता है। तो अगर मैंने एक चिप्स बनाया
और पोटैटो का कीमत 10 रुपया है, तो एक चिप्स को बनाने का मेरा 10 रुपीज लगा, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर मैं 1000 चिप्स बनाता तो मुझे 10,000 रुपए का पोटैटो लगता। तो देखो, जब हर यूनिट के साथ कॉस्ट बदलता हो उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो चेंज नहीं होता, फिक्स्ड रहता है आउटपुट के साथ। सर समझ में आ गया। सर प्राइवेट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो किसी फर्म को करना पड़ता है, एक कंपनी जो खर्चा करती है उसको प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं, जो कि नथिंग बट अकाउंटिंग या एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है। पर सोशल कॉस्ट, बाबू सोशल कॉस्ट होता है दो चीजों का टोटल। बाबू सोशल कॉस्ट इज द टोटल ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। सर ये हमें जरा समझ आइए आप, क्या होता है सर ये देखिए। बाबू कंपनी मान लो 10 लाख रुपया का मशीनरी फैक्ट्री सेटअप करती है, 10 लाख रुपीस का, वो हो गया प्राइवेट कॉस्ट। वो फैक्ट्री से जो पोल्यूशन होता है उससे लोगों को डिजीजेस होते हैं, लोग दवाइयों का खर्चा कर रहे हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट मतलब जो सोसाइटी को बियर करना पड़ता है, मतलब फर्म्स को प्लस फर्म की वजह से लोगों को जो डिजीजेस हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसकी तरफ खर्चा। सर हमें बात समझ में आ गया। अब सर कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन इकोनॉमिक्स में वो कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग दैट कॉन्सेप्ट का रिलेशन होता है। मतलब कॉस्ट फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट और फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट, उसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। अब एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि शॉर्ट रन में अभी हम लोग प्रोडक्शन में पढ़े दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, तो जब फैक्टर्स दो तरीके के होते हैं तो कॉस्ट भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के फैक्टर्स क्या होते हैं शॉर्ट रन में? वेरिएबल और फिक्स्ड। तो कॉस्ट भी क्या होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में कॉस्ट भी सारे के सारे क्या होते हैं बताइए? वेरिएबल। सर हमें बात समझ में आता है सर? ओके सर, आगे बात करता हूं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, कभी भी एवरेज आया, मान लो एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो बाबू एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट बाई क्वांटिटी। कभी भी होता है एवरेज कॉस्ट, तो वो होता है टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी। कभी भी आया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो होता है बाबू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। यस और नो? यस सर, यहां पर समझ में आता है हम लोगों को। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। नहीं समझे? मान लो हम लोग एक यूनिट बनाते हैं, तब हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगता है 20 रुपीज। 2 यूनिट्स बनाने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगता है 30। तो एक्स्ट्रा कितना लगा? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट या चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। 10 रुपया एक्स्ट्रा लगा, तो सेकेंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट है 10 रुपया। एक्स्ट्रा कितना लग रहा है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा एवरीवन? चेंज इन टोटल कॉस्ट, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। समझ आ गया? यस सर। इसका मतलब अगर आपको थर्ड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, और आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा थर्ड यूनिट का। सर हमें समझ में आ गया। अब अगर हम लोग ग्राफ्स की तरफ चले और हम लोग शॉर्ट रन के अंदर है, तो दोस्तों अगर हम लोग शॉर्ट रन के कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, दोस्तों अगर हम लोग शॉर्ट रन के कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा दो तरीके के कॉस्ट होंगे, एक फिक्स्ड और वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। अब आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना, सीधा सीधा बात करूंगा, यहां पर ध्यान से सुनना, ग्राफ की तरफ ध्यान दीजिएगा, है ना? फटाफट आइए ग्राफ की तरफ। देखिए दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास। आज बात यह है कि अगर आप लोग देखो तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व होता है ना, वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता। और यहां से वाई एक्सिस से क्यों टोटल फिक्स कॉस्ट शुरू होता है? क्योंकि जब कुछ नहीं भी बन रहा हो फैक्ट्री में, तब भी फैक्ट्री का रेंट भरना पड़ता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज नेवर जीरो, इसलिए इट स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। ओरिजिन से तब स्टार्ट होता है जब जीरो हो सकता। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब कुछ नहीं बन रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो आउटपुट के साथ चेंज होता है। यस और नो? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या होता है? एग्जाम में अगर टीचर ने पूछ लिया तो याद रखना, चाहे टीवीसी हो चाहे टीसी हो, उसका शेप होता है इनवर्स एस। एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे टीवीसी हो चाहे टीसी हो, शेप क्या होता है? इनवर्स एस। चाहे टीवीसी हो चाहे टीसी हो, शेप क्या होता है? इनवर्स एस। टीवीसी हो या टीसी हो, शेप क्या होता है?
इनवर्स एस। रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एग्जाम में रीजन पूछे तो याद रखना, शॉर्ट रन में किसी भी कर्व का रीजन आ गया तो चांसेस आर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही आंसर है। वैसे ही टीसी भी, टीसी कर्व आप देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से टीएफसी स्टार्ट हो रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि आप टीचर को बताओगे कि टीचर देखो टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, अगर कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो भी टीवीसी तो जीरो है, पर तब जब जीरो प्रोडक्शन हो रहा है तब टीसी तो टीएफसी से इक्वल है ना, इसलिए टीसी और टीएफसी स्टार्ट सेम पॉइंट से होते हैं। यस सर, हमें बातचीत तो क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं सर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या चल रहा है हमारा डिस्कशन। देखिए एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप क्या होता है? यू शेप्ड। एवरेज कॉस्ट का भी शेप क्या होता है? यू शेप्ड। ये देखो यहां पर दिखाता हूं, ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये रहा एवरेज कॉस्ट कर्व, दोनों यू शेप्ड होता है। रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप यू शेप्ड, रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा एक बात याद रखना कि शुरू में एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है और धीरे धीरे एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व का डिस्टेंस कम होते चला जाता है। देखो ये दूरियां कम होती चली गई, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये दूरियां एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से है। क्या एसी और एवीसी एक दूसरे को कभी भी टच कर सकता है बाबू? एसी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे को कभी भी टच कर सकता है? नहीं। बताऊं क्यों? एवरेज कॉस्ट होता है बाबू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं। इसीलिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में दूरी चाहे कमी हो पर दूरी हमेशा रहेगी। और अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप क्या होता है? ऐसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद करो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का, उसका शेप भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यस और नो? एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट कर्व्स एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होते हैं ड्यू टू रिटर्न्स टू स्केल। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन मत बोलना। और याद रखना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को बाबू प्यार से हम लोग प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का मिनिमम पॉइंट्स को जोड़कर बनता है। सर हमें समझ में आ गया। अब दो बातें हैं, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो जब एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े स्केल से प्रोडक्शन करती है ना तो उससे कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, उस एडवांटेजेस को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पर एक कंपनी एक हद के बाद अगर प्रोडक्शन कर रही होती है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, उससे बोलते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक मैनेजर के अंदर अगर 4 से 5 लोग हैं, वो बेटर मैनेज कर पा रहा है, 10 लोग हैं और बेटर मैनेज कर पा रहा है क्योंकि काम बांट पा रहा है बेटर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पर उसी मैनेजर के अंदर अगर 100 लोग आ जाएं तो ओवर क्राउडिंग हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है, केओस हो रहा है, तो डिस इकोनॉमीज आ गया। तो सेम चीज अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो डिस इकोनॉमीज भी है। डिस इकोनॉमीज डिसएडवांटेजेस को बोलते हैं और इकोनॉमीज एडवांटेजेस को बोलते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं मार्केट्स के ऊपर। आइए अब हम लोग मार्केट्स में चारों तरीके के मार्केट्स जो है मेन, उनके ऊपर जो है चर्चा बात विमर्श करते हैं। देखिए दोस्तों 4 मेन तरीके के मार्केट्स है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, पर अगर इंस्टीट्यूट का मन किया तो वो पूछ सकता है कि कौन सा मार्केट क्लोजली रिजेंबल करता है परफेक्ट कंपटीशन को। तो मैं आपको बता देता हूं, परफेक्ट कंपटीशन को बाबू क्लोजली रिजेंबल करता है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मार्केट या एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है ना? ओके अब आते हैं, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स या नंबर ऑफ सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी वेरी लार्ज, इनफाइनाइट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे शूज का मार्केट लार्ज है, एडिडास, नाइकी, रीबॉक, प्यूमा ऐसे करके काफी है, बाटा। ओलिगोपोली में देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स, जैसे आप लोग देख लो ना, सॉफ्ट ड्रिंक में पेप्सी है, कोको कोला है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स में आपका बोइंग है ना, और एयरबस है। मोनोपोली में एक ही है, जैसे इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट का मोनोपोली है, सिंगल सेलर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, मतलब दो सेलर्स या इनफाइनाइट सेलर्स का प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है, चाहे प्रोडक्ट का साइज, वारंटी, गारंटी कुछ भी बोल लो, एवरी फीचर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सेम। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो सही, पर बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है? तो क्योंकि एट द एंड सब शूज ही बेच रहे हैं, हाँ कलर ब्रांडिंग में थोड़ा सा फर्क है। ओलिगोपोली में भी
नन भी हो सकता है, सब्सटैंशियल भी। अब एग्जांपल देता हूं, अगर आयरन और स्टील सप्लायर्स का बात करें तो क्या ऐसा है क्या कि टाटा आयरन स्टील का जो आयरन है और जिंदल स्टील का जो आयरन और स्टील है एकदम ही अलग है? तो कोई डिफरेंस नहीं भी हो सकता है, काफी डिफरेंस भी हो सकता है, काफी डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे पेप्सी और कोको कोला का जो कंपोजिशन है एकदम अलग भी हो सकता है। सो दे कैन बी क्वाइट डिफरेंट ऑल्सो। पर मोनोपोली में तो कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं होता, एकदम ही अलग प्रोडक्ट बेच रहा होता है कि कोई आसपास भी नहीं होता इसके। हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फर्म परफेक्ट कंपटीशन में इनफाइनाइट होता है, क्योंकि एक बायर के पास बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, इनफाइनाइट सेलर्स है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी इलास्टिसिटी लार्ज होता है, क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा है बायर के पास। मैंने बोला था डिमांड इलास्टिसिटी तब लार्ज होगा जब तक बायर ज्यादा एटीट्यूड में रहेगा। ओलिगोपोली में कम है, कम सेलर्स है, तो बायर का एटीट्यूड भी कम रहेगा। और मोनोपोली में तो बायर का एटीट्यूड हो ही नहीं सकता, एकदम स्मॉल, ऑलमोस्ट नन होगा, इसीलिए इलास्टिसिटी भी वेरी लो होगा। समझ आया? यस सर। किस हद तक प्राइस पर कंट्रोल कर सकते हैं? एक परफेक्ट कंपटीशन में सेलर तो बिल्कुल प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस मार्केट फोर्स से डिसाइड करता है। सेलर्स आर प्राइस टेकर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ हद तक प्राइसेस आप डिसाइड कर सकते हो। सेम विथ ओलिगोपोली। और मोनोपोली में तो मोनोपोलिस्ट ही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, तो उसका पूरा कंट्रोल है अपने प्रोडक्ट के प्राइस पर। सर बात सही बोला आपने। अच्छा सर, ये बात तो आप लोगों एकदम ठीक बोला। अब आप आगे बताओ सर, आगे का बात क्या है? फ्रेंड्स आगे का बात ऐसा है, यहां पर ध्यान तो सुनिएगा, कि कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव करना है, कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम तब अचीव करती है जहां पर देखिए जब डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हो। ये देखो, डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हो, ये देखो इधर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी आएंगे मोनोपोली ओलिगोपोली ये सब का ग्राफ पे भी आएंगे, पर अभी हम लोग पहले टॉपिक चेंज कर रहे हैं, है ना। इक्विलिब्रियम यहां पे होता है। अब अगर मान लो कोई यहां पर है, तो यहां पर देखो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। और जब भी मार्केट में एक्सेस सप्लाई होता है, प्राइसेस हैव टू बी रिड्यूस्ड। और अगर नीचे देखें तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उस केस में क्या होगा? देयर विल बी एक्सेस डिमांड। और जब भी मार्केट में एक्सेस डिमांड होगा, प्राइस क्या होगा? बढ़ा दिया जाएगा। क्या हमें ये बात क्लियर है? यस सर, हमें ये बात क्लियर है। सर हमें ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन दिस हैपेंस, व्हेन दिस हैपेंस। मैं सीधा बोलता हूं, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, हमेशा ग्राफ बना के सोचो। मैं फ्री हैंड ग्राफ बनाऊंगा, यहां पर ध्यान से सुनना है ना, सुनना बात को। देखो, मान लो ये डिमांड है, सप्लाई है, हमेशा कुछ भी हो पहले ये ओरिजिनल डायग्राम बनाओ। ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस और ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो और पता करो कि सप्लाई बदल रहा है कि डिमांड बदल रहा है कि दोनों। अब आपको पता है अगर इंक्रीज होता है तो दोनों केसेस में राइटवर्ड होता है, और डिक्रीज होता है तो दोनों केस में लेफ्टवर्ड। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि सप्लाई बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ गया तो राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। अब देखो डिमांड और सप्लाई कर्व यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ कर दो फ्री हैंड, तो अपने आप आपको जवाब मिल गया कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस घट रहा है। ये सीक्रेट है। सर हमें बात समझ में आता है सर, है ना। अब आइए एक एक करके परफेक्ट कंपटीशन और इन सब का ग्राफ को एनालाइज करें। बाबू परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट फोर्सेस प्राइस डिसाइड करता है, तो ये रहा परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम, ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई कर्व और ये रहा प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बाबू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब एक दूसरे से इक्वल होता है। क्लियर है क्या? अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में एक बात और बताऊं क्या तुमको? बताइए सर, कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है वो दो है। हर जगह प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का दो ही कंडीशन है, कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट बाइड यू शेप्ड होता है, और मार्जिनल कॉस्ट एमआर को बिलो से काटना चाहिए। देखो यहाँ पे एमसी और एमआर टी पर भी इक्वल है, आर पर भी इक्वल है। फिर से दिखाता हूं, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पे आने का दो कंडीशन है। पहला, एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर। पहला, एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर, एंड दूसरा, एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम वेयर? एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। अब बाबू इस डायग्राम में आप लोग देखो, दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, टी और आर। तो एमसी और एमआर दो जगह इक्वल है, पर एमसी एमआर को नीचे से कहां पे काट रहा है? आर पे। तो इक्विलिब्रियम आर पे होगा, ना कि टी पर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और बात बता देता हूं, तीन तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं ना, तीन तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं। उसके पहले आपको यह बता दूं कि लॉन्ग रन में
परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू सब एक दूसरे से इक्वल होगा इन लॉन्ग रन, याद रखना। अच्छा, एक चीज और, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, रट लो। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है, पर ये बात आप लोग रट लीजिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग रन में इन परफेक्ट कंपटीशन firms will earn only normal profit, firms will earn only normal profit, very very important point from the MCQs perspective। सर हमें बात समझ में आता है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं फिर आप लोगों को लेकर। दोस्तों मोनोपोली, सर ये मोनोपोली क्या होता है? मैंने आपको बताया ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर होता है, जैसे इंडियन रेलवेज। और ये सिंगल सेलर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स है, न्यू एंट्रेंस के लिए बहुत सारे बैरियर्स है। अब ये बैरियर्स हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो, कुछ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हो, कोई पेटेंट हो जिसकी वजह से कोई और नहीं एंटर कर सकता, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, और दे हैव कंसिडरेबल मार्केट पावर एंड पावर ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? मोनोपोलिस्ट के पास एक सुपर पावर है कि वो सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप देखो ना, इंडियन रेलवेज अगर आप यंग सिटीजन हो आपसे अलग फेयर चार्ज करता है, सीनियर सिटीजन या हैंडीकैप्ड के लिए कोई और फेयर होता है, इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। पर याद रखना, मोनोपोलिस्ट को भी प्रोडक्ट बेचने के लिए प्राइस तो रिड्यूस ही करना पड़ता है, इसीलिए मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हालांकि ये जो डिमांड कर्व होता है ये थोड़ा सा फ्लैटर होता है, ये थोड़ा सा फ्लैटर होता है, लेकिन याद रखना, खैर वो फ्लैटर और नैरोअर को अभी भूल जाओ, मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, यानी लेस इलास्टिक होता है। क्या होता है? लेस इलास्टिक। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो। अच्छा, और लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था? नॉर्मल प्रॉफिट, पर मोनोपोली में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्ट अकेला ही सेलर है। अब मोनोपोली का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसका कंडीशन, एक मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी कर सकता है जब पहला बात उसके पास मोनोपोली पावर हो, और दूसरा बात मार्केट सेपरेट हो। मतलब ऐसा ना पॉसिबल हो कि मान लो मोनोपोलिस्ट एक मार्केट में 10 रुपए में बेच रहा है, एक मार्केट में 20 में, तो ये हो सकता है, पर दो मार्केट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट ना कर सके, वरना होगा क्या, कोई इस मार्केट से 10 में खरीद के 15 रुपया में इस मार्केट में बेच के मोनोपोलिस्ट को ही हरा देगा। इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब दो अलग अलग मार्केट्स हो, है ना। आगे, देयर शुड बी नो आर्बिट्राज, मैंने यही तो कहा कि एक से 10 में खरीद के दूसरे में 15 में बेचना पॉसिबल ना हो, तब जाके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो दोस्तों तीन तरीके से होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, तीन तरीके से नहीं। उनको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका क्रेडिट किसको जाता है? प्रोफेसर पीगो को। तो प्रोफेसर पीगो ने तीन डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें बता रखी है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। सर फर्क क्या है मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? मोनोपोलिस्ट भेदभाव करता है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू पे, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू पे। मान लो आपके एरिया में एक डॉक्टर है, वो देखता है कि यार जो एक आदमी आया वो बहुत अमीर है, शायद उससे 2000 फीस ले ले, पर एक आदमी को देखा कि यार वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं लग रहा है, तो उससे शायद 100 रुपया ही ले। इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब मोनोपोलिस्ट हर कंज्यूमर से उतना ले रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। सेकेंड डिग्री में क्या होता है? डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज सोल्ड। सर इसका मतलब क्या होता है डिफरेंट प्राइसेस चार्ज फॉर डिफरेंट कमोडिटीज सोल्ड? यहां पर ध्यान से सुनना, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल हो सकता है मोनोपोलिस्ट बोले कि अगर आप 100 यूनिट तक खरीदो, मैं गया मोनोपोलिस्ट के पास कोई सामान खरीदने, मोनोपोलिस्ट बोलता है अगर आप 100 यूनिट तक खरीदोगे तो मैं आपसे 500 रुपया पर यूनिट लूंगा, पर आप मेरे से 100 से 1000 यूनिट तक कुछ लो तो मैं आपको डिस्काउंट देके मैं 400 रुपया ही लूंगा। ऐसा होता है ना कि आप गए एक दुकान में और आपके साथ कोई और गया, वो बहुत ज्यादा खरीदा तो डिस्काउंट उसको ज्यादा मिलेगा ना। इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब क्वांटिटी के बेसिस पर डिस्काउंट डिसाइड हो। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब मोनोपोलिस्ट क्या करता है, एक मार्केट को अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स में बांट देता है। एग्जाम्पल दूं आपको, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इंडियन रेलवेज ने किया, यंग, ओल्ड,
तो जब आप एक मार्केट को ऐसे सेगमेंटेशन कर देते हो, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री में एबिलिटी टू पे, सेकंड डिग्री में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी परचेज, और थर्ड डिग्री में ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर ग्रुप यू आर केटरिंग टू। थर्ड होता है दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या होता है बताइए? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सर जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, शूज मार्केट का एग्जांपल दिया था। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो लोग कम से कम बहुत सारा सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, और अपने आप को अपने कंपटीशन से अलग दिखाने की चेष्टा कर रहे होते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन, मतलब यहां पे प्राइस रिड्यूस करके तो बेचने का कोशिश करते हैं, पर उससे ज्यादा खुद का प्रोडक्ट को अलग दिखाकर, एडवर्टाइज करके खुद को अलग दिखाया जाता है। इस मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में भी था। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी दोस्तों डिमांड कर्व मोनोपोली की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पर यहां पर लॉन्ग रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाते हो। लॉन्ग रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाते हो। खैर, एक बात याद रखिएगा, यहां पर जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोली के मुकाबले ज्यादा इलास्टिक होता है। बताओ क्यों? क्योंकि यहां पे कस्टमर के पास ऑप्शन ज्यादा है, मोनोपोली में नहीं था, इसीलिए डिमांड कर्व इनइलास्टिक था। यहां पर डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैटर होता है, क्योंकि आपको पता है कर्व जितना इलास्टिक होगा फ्लैटर होगा, है ना। नेक्स्ट होता है ओलिगोपोली। क्या होता है बताओ? ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स होते हैं जिसमें। अच्छा, अब इसमें बहुत तरीके के ओलिगोपोलीज होते हैं। एक है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, कल्यूसिव और पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट का यूनिक फीचर क्या है? एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। कोको कोला कैन लॉन्च करता है, पेप्सी भी कैन लॉन्च कर लेता है। पेप्सी प्लास्टिक बोतल 2 लीटर के लॉन्च करता है, देखो कोको कोला भी लॉन्च कर देता है। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, जो जो मेरा कंपटीशन करेगा मैं उसको रिप्लिकेट करूंगा। यहां पे बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा किया जाता है। आप लोग देखोगे ना, कोको कोला पेप्सी का मार्केटिंग बजट कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के जीडीपी से ज्यादा होता है। और ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर का मतलब समझे, जो एक करेगा वो दूसरा करेगा। इसीलिए ओलिगोपोली मार्केट में ना डिमांड कर्व बताना पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। इसको पॉल स्वीजी ने कहा था। किसने? पॉल स्वीजी ने। इस शेप में इसको बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। ये ओलिगोपोली का ग्राफ होता है एवरीवन। सर हमें बात समझ में आ रहा है। ये होता है ओलिगोपोली का ग्राफ। इसमें होता है कौन सा डिमांड कर्व? बोलो, किंक्ड डिमांड कर्व। सर बात तो क्लियर है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो मैं लगे हाथ मार्केट वाली चैप्टर से आपको पढ़ा देता हूं। सबसे पहले है मोनोप्सनी। बाबू मोनोपोली में क्या था? सिंगल सेलर मेनी बायर। मोनोप्सनी में सिंगल बायर मेनी सेलर। इसका एग्जांपल, अब मान लो कि बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो आयरन और स्टील का काम करती है, पर आयरन और स्टील जो रेलवे ट्रैक पर लगता है, उस रिम को खरीदने वाला तो खाली गवर्नमेंट ही है ना, तो सिंगल बायर। पर उस रिम को जो रेलवेज में वो लगते हैं, विंडो गेट्स लगते हैं, वो बनाने वाला तो बहुत लोग है, खरीदने वाला तो वैसा गेट सिर्फ इंडियन रेलवेज ही है ना। दैट इज मोनोप्सनी मार्केट, सिंगल बायर मेनी सेलर्स। और ओलिगोप्सोनी मतलब कुछ बायर्स है, बहुत बायर्स नहीं है, कुछ बायर्स है प्रोडक्ट के, है ना। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका बनाता है, पर कुछ ही कंट्रीज है जो बाई करते हैं। ओलिगोप्सनी। डुओपोली, ऐसा ओलिगोपोली मार्केट जिसमें 2 ही सेलर्स है। मैंने एग्जांपल दे दिया था पेप्सी और कोको कोला, ये डुओपोली हो गया। ओलिगोपोली जिसमें 2 ही सेलर्स है। और बाइलैटरल मोनोपोली, एक ऐसा मार्केट जिसमें एक बायर हो और एक ही सेलर हो। सर बात समझ में आता है? फ्रेंड्स हमें यह समझ में आ गया। अच्छा बाबू, एक और क्वेश्चन रहता है, प्योर कंपटीशन क्या होता है? बाबू परफेक्ट कंपटीशन के जिस मार्केट में पहले 3 फीचर्स हो ना, उसे प्योर कंपटीशन कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के 3 फीचर्स क्या थे सर? पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स विद द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अगर ये तीनों फीचर्स लागू हो गए तो वो प्योर कंपटीशन कहलाता है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बिजनेस साइकिल। इसके बाद माइक्रो खत्म हो जाएगा। बिजनेस साइकिल। बाबू बिजनेस साइकिल का मतलब होता है, बिजनेस एक्टिविटीज में देखो कंसिस्टेंटली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है एक बिजनेस की जर्नी में। यस और नो बाबू? यस सर। उस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं। ऑल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को। एक्सपेंशन मतलब जब अच्छा हो रहा हो, इनकम बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉवर्टी घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, अच्छे दिन दिख रहे हैं, एक्सपेंशन। बुरे दिन दिखने लगे
कॉन्ट्रैक्शन। और बिजनेस साइकिल क्या होता है? ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आओ मैं आपको पढ़ाता हूं, ये देखो। Business cycle refers to alternate expansion and contraction of overall business activity as manifested in fluctuation of aggregate economic activity such as gross national product, employment and income। जब इन चीजों में बदलाव दिखने लगे बाबू, उसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। एक्सपेंशन में क्या होता है? आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, प्राइसेस प्रॉफिट्स सब बढ़ रहा होता है। यस सर, ओके। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? ये सारी चीजें जो अच्छी हो रही होती है वो गिर रही होती है। अब बिजनेस साइकिल के मेनली 4 फेजेस होते हैं। एक्सपेंशन फेज, ये देखो ना, ये देखो, ये जो अच्छे दिन दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो, ये रहा, कहां गए कहां गए, ये रहा। ये फेज जो है ना, जो राइजिंग फेज है, ये एक्सपेंशन फेज है। जब बिजनेस में एक टर्निंग पॉइंट आता है, टॉप मोस्ट पीक, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद बॉटम, जिसको ट्रफ या डिप्रेशन बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट एन इकोनॉमी कैन हिट। सर समझ आ गया? अब आओ एक एक करके पढ़ते हैं। एक्सपेंशन समझ आ गया। एक्सपेंशन के बाद कौन सा फेज आता है? पीक। एक्सपेंशन मतलब ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं। पीक मतलब टॉप पे पहुंच गए, रेफर्स टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। कॉन्ट्रैक्शन, देखो अब इकोनॉमी एंडलेसली तो ग्रो नहीं कर सकता, तो एक बार पीक पहुंच गया मतलब अब डिमांड और नहीं बढ़ रहा, तो इकोनॉमी गिरेगा धड़ाम से। फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इकोनॉमी फॉल हो रहा होता है, आउटपुट गिर रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स गिर रहा होता है, पॉवर्टी लेवल्स बढ़ रहा होता है। और ट्रफ मतलब जब इकोनॉमी एकदम बॉटम को हिट करता है, इसको डिप्रेशन पीरियड भी बोलते हैं। एक बात और है जो बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का या बिजनेस साइकिल का, कि वो लोग रेकरेंट है। रेकरेंट है मतलब हमेशा देखा गया ये होते ही रहेगा, रीऑकर होगा। अगर एक्सपेंशन हुआ था पहले कभी, तो वापस एक्सपेंशन आएगा, और अगर डिप्रेशन पहले आया है तो वापस आएगा। एंड ऑकर पीरियोडिकली, दो नॉट यूनिफॉर्म। पीरियोडिकली मतलब हर कुछ पीरियड के बाद ये होगा, बट कितने समय के लिए टिकेगा और कितने समय बाद नेक्स्ट फेज आएगा, ये किसी को भी नहीं पता। सर हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों, बिजनेस साइकिल के दो कॉजेस को हम लोग एनालाइज करते हैं। पहला होता है इंटरनल कॉजेज, और दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज हो सकता है कंट्री के अंदर डिमांड कम हो रहा हो, कंट्री में इन्वेस्टमेंट का बदलाव, गवर्नमेंट ज्यादा बढ़ा रही है स्पेंडिंग या घटा रही है, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा रही है या घटा रही है, साइकोलॉजी, कंज्यूमर को क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है। और एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं जैसे वॉर, अभी रशिया यूक्रेन, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ। और बिजनेस साइकिल के बहुत एग्जांपल्स है हिस्टोरिकली। ग्रेट डिप्रेशन 1930 का, हाँ, टेक्नोलॉजी बबल 2000 का, इकोनॉमिक क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये एमसीक्यू भी है, बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब समझते हो क्या होता है? कोई चीज एक कंट्री को अफेक्ट करता है, क्योंकि आज हर कंट्री एक दूसरे से रिलेशन रखती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो एनीथिंग इंपैक्टिंग वन कंट्री विल इंपैक्ट ऑल दी अदर कंट्रीज। अमेरिका में 1930s में डिप्रेशन आया, उससे पूरे वर्ल्ड में उसका इंपैक्ट परसीव हुआ, इसको बोलते हैं कंटेजियस। एक चीज एक कंट्री को अफेक्ट कर रही है तो बाकी कंट्रीज को भी अफेक्ट करेगी, इसीलिए बोलते हैं बिजनेस साइकिल आर कंटेजियस। तीन मेन फेनोमेनन है बिजनेस साइकिल के, फीचर्स है, मत भूलना कि दे आर रेकरेंट, पीरियोडिक एंड कंटेजियस। मतलब एक बार एक कंट्री को हिट किया, कंटेजियस का मतलब है तो फिर वो बाकी कंट्रीज को भी हिट करेगा, ये बात तय है। कितने टाइम में और कितने जोर से, वो तो यार इकोनॉमी टू इकोनॉमी और टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। सर समझ में आया क्या? यस सर, बात समझ में आया। अब तीन इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमी किधर है उसके तीन इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर्स। इकोनॉमी में क्या होने वाला है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बदलाव, ये बात पहले ही बता देता है कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है। मान लो इकोनॉमी में चीजों का डिमांड बढ़ गया है, मशीनों का डिमांड बढ़ गया है, मतलब बिजनेस, मतलब इकोनॉमी अभी बूम पे जाने वाला है, बेटर होने वाला है चीजें, क्योंकि ऑर्डर्स आने लग गए हैं। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स का मतलब जो साथ साथ हो रहा है, मतलब नेशनल इनकम गिर रहा है और साथ साथ आपको पता लग रहा है कि डिप्रेशन भी आ रहा है, साथ साथ हो रहा है। और लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब बाद में पता लगता है, जिसका इंपैक्ट बाद में होता है। बाद में होता है का मतलब है इंपैक्ट हो गया, उसके बाद पॉवर्टी का रेट बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ना। अनएम्प्लॉयमेंट तो काफी हद तक कोइंसिडेंट है, पर पॉवर्टी का रेट बढ़ना,
ये सब लैगिंग है। मतलब वो इम्पैक्ट्स जो इवेंट के हो जाने के बाद पता लगता है उसे कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। दोस्तों, इस टॉपिक में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जो अलग अलग लोग थे उनका व्यू पॉइंट्स, अलग अलग इकोनॉमिस्ट का। इससे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन या बिजनेस इकोनॉमिक्स का पोर्शन यहीं पर खत्म होता है।